कुछ लोगों को मैं मिला था। तो जब मैं उनसे मिला तो उनको इक्विटी के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं था। उसके बाद में इक्विटी के अकॉर्डिंग हम कौन सी लॉट साइज लगा सकते हैं वो पता नहीं था। उसके बाद लॉट साइज कौन कौन सी होती है वो पता नहीं था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी अभी भी गलतियां कर रहे हैं, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं भी अभी भी एक से बात हो रही थी, तो $100 के ऊपर उन्होंने बहुत सारे ट्रेड लगाए थे, और जिसके वजह से अकाउंट ज्यादा माइनस में चला गया था। फॉरेक्स ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो आपको अंडरस्टैंड करना है पहले कि एग्जैक्टली फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे की जाती है। आप जब भी ट्रेड करेंगे तो आपको एवरेजिंग नहीं करना है, ध्यान में रखो, और आपको वन टाइम वन ट्रेड ही रखना है। जितने भी लोग या फिर जितने भी टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन किए होंगे, तो वहां पर आपको लेयरिंग या फिर और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी, यानी कि मैं इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडिंग जब हम ट्रेड करते हैं उस स्ट्रैटेजी की बात मैं कर रहा हूँ। तो उस तरह की स्ट्रैटेजीज आप देखते हैं और उसका इंटेंशन एक ही होता है कि आप ज्यादा ट्रेडिंग करो और उन लोगों को ज्यादा ब्रोकरेज मिले, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी न किसी के साथ जुड़े हैं। जैसे ऑक्टाफिक्स हो गया, एक्सएनएस हो गया, तो उनको ब्रोकरेज इनकम चाहिए ह्यूज लेवल पे आपसे चाहिए। इसीलिए वो क्या करते हैं, वहां पर लेयरिंग ट्रेडिंग कराने के लिए बोलते हैं। आपने देखा होगा कि एक ही जगह पे या फिर थोड़ी दूरी पे बहुत सारे ट्रेड लगाए हुए थे होते हैं। इस तरह का ट्रेडिंग हम तभी कर सकते हैं जब हमारे अकाउंट में बहुत बड़े लेवल पे इक्विटी होता है। और हम सभी लोग जब भी हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारा ट्रेडिंग $100 से स्टार्ट होता है। तो जब हम $100 से ट्रेड करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, वन टाइम वन ट्रेड, ये मैंने बहुत बार बोला है। और इसी तरह से ट्रेडिंग की जाती है। मेरा भी एक्सपीरियंस 8 साल का है, तो मुझे भी अंडरस्टैंड, इतने साल से मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो वन ट्रेड वन टाइम ये आपका ट्रेड होना चाहिए। या तो फिर अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो छोटा लॉट साइज लीजिए, छोटा लॉट साइज लेके भी आप ट्रेड कर सकते हो और इसमें से भी बहुत बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। हर बार सेम गलती करना और हर बार आपका अकाउंट अगर जीरो हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, और उस गलती को अगर आपने नहीं सुधारा तो फिर आप इस फॉरेक्स मार्केट में से कभी भी पैसे अर्न नहीं कर पाओगे। ये सिंपल सा फैक्ट है। मैंने बहुत बार बताया था, बहुत बार बोला भी है कि उस तरह का ट्रेडिंग मत करो, लेकिन लोग सुनते नहीं है और फिर अकाउंट जीरो हो जाते। तो उस तरह का ट्रेडिंग अगर आप करोगे तो अकाउंट तो जीरो होना ही है। कुछ भी करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी करो, आपका अकाउंट जीरो ही होगा। क्योंकि आप कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे, आप ना रिस्क फॉलो कर रहे हैं ना आपको। जब भी हम MT5 के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे जो भी इंट्रोडक्शन है या फिर जो भी वहाँ पर दिया गया है, बटन्स कौन से है, पेंडिंग ऑर्डर कौन सा है, कब लगाना चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं है। और लोग उल्टा सुल्टा कैसे भी ट्रेडिंग करा देते हैं। इससे बेहतर और इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है और इससे इंटरेस्टिंग भी कोई मार्केट नहीं है। लेकिन हम गलतियां बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से अकाउंट जीरो होते हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बार बार आपको वही बताया जाता है कि जो भी चीजें आपके सामने रखी जाती है ना, तो उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। एक डिस्कशन ग्रुप भी अभी ओपन किया है। तो मुझे जितने भी लोगों का रिक्वेस्ट आया तो उन लोगों को मैंने वो रिक्वेस्ट भेजा है। अभी बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट नहीं आया तो मैंने किसी को नहीं भेजा। उसको डायरेक्टली मैं ग्रुप में नहीं डाल सकता। जो लोग इंटरेस्टेड है सच में वहां पर सवाल पूछना चाहते तो उन्हीं लोगों को वो क्या किया है, वहां पर अलाउ किया गया है। ठीक है, चलो ठीक है। उसके ऊपर हम बाद में भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हमारी ट्रेनिंग की, जो कि है जो है वो इसी सेशंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए। इधर उधर का क्वेश्चन प्लीज मत पूछिए, और अगर आपने पूछा भी तो मैं उसका आंसर आपको नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की हमारी ट्रेनिंग की। एक मिनट दीजिए।
ओके, सो वेलकम ऑल। स्नैपजेट यूनिवर्स के इस डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडवांस ट्रेनिंग। ठीक है, तो आज यहाँ पर आपका एडवांस ट्रेनिंग होने वाला है। और इस एडवांस ट्रेनिंग में हम क्या क्या अंडरस्टैंड करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा चेंजेस मैंने किया हुआ है, वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि MT5 का जो ट्रेनिंग होता है, जब भी हम MT5 का ट्रेनिंग लेंगे कल, तो उसमें बहुत सारी चीजें अभी मैं ऐड करूंगा। जैसे हमारा टेक प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि वो MT5 के बारे में है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा तो वैसे अभी उसको समझ में नहीं आएगा। तो टेक्निकल चीजें जो होती है, जैसे इक्विटी मार्जिन, पी पिपेट्स, और भी जो चीजें है, तो वो अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे आज यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। कल हमने बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंड किया था कि एग्जैक्टली फॉरेक्स होता क्या है। और आज हम एडवांस ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, लेकिन वो अटेंड करने से पहले, यानी कि वो शुरुआत करने से पहले, हमें ये सारी चीजें कहाँ पर शो होती है, तो ये सारी चीजें हमें शो होती है MT5 के ऊपर। तो आज हम क्या करेंगे, MT5 का एप्लीकेशन सिर्फ इंस्टॉल करेंगे, उसके बारे में कुछ अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल में नहीं जानेंगे। वो इसलिए नहीं जानेंगे क्योंकि उसका लेक्चर कल होगा। तो आज जितने भी लोग यहाँ पर अटेंड है, जो कि पहली बार इस बेसिक ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे, उनका ज्वाइनिंग हुआ है, हो सकता है कल हो या फिर इस वीक में हुआ हो, 2 दिन पहले 3 दिन पहले हुआ हो। तो बेसिक ट्रेनिंग आपने अटेंड किया होगा कि व्हाट इज फॉरेक्स, वाई फॉरेक्स, और उसमें जो भी बाकी के जो मार्केट होते हैं, इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट, उसमें डिफरेंस क्या हो सकता है। ये मार्केट 24 घंटे कैसे चलता है, 24 आवर्स कैसे चलता है, पूरे के पूरे 5 दिन कैसे चलता है, वो हमने वहां पर देखा था। और आज हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे MT5 के इंस्टॉलेशन के साथ। तो जितने भी लोग यहाँ पर नए हैं, पहली बार इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ मेरे साथ MT5 इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इस MT5 के ऊपर जो भी चीजें होंगी उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्जिन, इक्विटी, पी पिपेट्स, इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे तो क्या होगा, आपको MT5 के बारे में धीरे धीरे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मुझे अभी तक अभी ये पता चल गया कि यहाँ इसको पिप बोलते हैं, ये प्राइस क्या होती है, ये प्राइस कौन सी होती है, तो इसको हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो MT5 को सिर्फ हमें इंस्टॉल करना है, बाकी इसका जो मेन इंट्रोडक्शन है वो कल ही होगा। और उसका जितनी भी चीजें है उसके ऊपर, जो कि एडवांस लेवल पे जाती है, जैसे स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट, पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें हम कल ही MT5 के ट्रेनिंग में अंडरस्टैंड करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे ट्रेनिंग की। तो आप जितने भी लोग नए हैं, तो उनको मेरे साथ में MT5 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। अगर आपने नहीं किया होगा तो, अगर ऑलरेडी किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर। ठीक है, प्ले स्टोर कहाँ पर होता है आप सभी को पता है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप कर सकते हैं। प्ले स्टोर देखो, यहाँ पर बीच में आपको दिखा है, वहां पर लिखा है प्ले स्टोर, उसको आपको ओपन करना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, अभी ये प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन हो चुका है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना है MT5। ये क्या किया मैंने, यहाँ पर पर क्या किया, क्लिक कर दिया। MT5 डाल सकते हैं आप, मेटा ट्रेडर 5 डाल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन क्या करता है, तो ये एप्लीकेशन जो है वो एक मिनट, इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो फॉरेक्स और स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी कैसे ट्रेडिंग करना है, क्या ट्रेडिंग करना है, वो सब हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम फिलहाल इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। आपको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। जैसे इसका इंस्टॉलेशन खत्म हो जाएगा, ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, या फिर हमें उसको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर ओपन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक डेमो अकाउंट आपको यहाँ पर क्रिएट करके देने वाला है। तो आपको क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हमने ओपन के ऊपर क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट डेमो अकाउंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है 2 बार। तो हमने एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पर क्या हो गया, ये एप्लीकेशन यहाँ पर
इंस्टॉल हो चुका है और इस तरह का इसका डैशबोर्ड हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये जितनी भी करेंसीज आपको यहाँ पर दिख रही है, इसकी इंफॉर्मेशन हम अभी लेने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी पेयर्स में, जो आज का हमारा चैप्टर है, वहां पर वो अंडरस्टैंड करेंगे। अभी जब भी वो टॉपिक आएगा, जैसे एग्जांपल आता है मार्जिन, इक्विटी और बैलेंस का अगर टॉपिक आता है, तो वापस मैं एप्लीकेशन ओपन करके वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो करूंगा। उसके बाद अगर पिप की हम बात कर रहे हैं, तो वो पिप का जब भी टॉपिक आएगा तो वापस ये एप्लीकेशन ओपन करके मैं आपको वहां पर शो कर दूंगा, ठीक है। वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, टॉपिक वाइज एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं और फिर आपको वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया है। बाय डिफॉल्ट हमारे लिए यहाँ पर एक डेमो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इक्विटी बाय डिफॉल्ट इक्विटी यहाँ पर आ चुकी है, हमने कोई हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं भरी है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या हुआ है, एक एप्लीकेशन सॉरी एक डेमो अकाउंट ओपन हो चुका है। तो ये एप्लीकेशन इस तरह से हमने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। अभी हम जाते हैं, अभी जितनी भी करेंसीज पेयर्स आप यहाँ पर देख रहे हो, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जेपीवाई, जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि यूरो यूएसडी का मतलब क्या होता है, जीबीपी यूएसडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जितनी भी करेंसीज है यहाँ पर, जो हमने आई थिंक कल भी देखा था बेसिक ट्रेनिंग पे वाई फॉरेक्स में, कि हम वाई फॉरेक्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन से करेंसी में हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो हमने वहां पर देख लिया था बेसिक ट्रेनिंग में, कि कौन कौन सी कंट्रीज होती है, कौन कौन सी मेजर कंट्रीज होती है, कौन कौन सी माइनर कंट्रीज होती है, और एक्सोटिक करेंसी पेयर्स क्या होती है, वो हमने सिर्फ वहां पर देखा था। लेकिन आज हम क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो वो इंट्रोडक्शन क्या करेंगे आज हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। सो एक दो मिनट दीजिए मुझे, हम वापस जाते हैं हमारे एक मिनट, वापस जाते हैं हमारे डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ पर ये प्रेजेंटेशन है। तो मैं यहाँ से ये स्क्रीन बंद कर देता हूँ। ओके, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पहला चैप्टर, जो है कि इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी पेयर्स। वो क्या होता है एग्जैक्टली, तो वो अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी पेयर्स। आप सभी को पता है कि फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, वो अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज होती है, उस करेंसी पेयर्स में हम यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन वो करेंसी पेयर्स कौन सी होती है और किस तरह से बनती है, कैसे इसका नॉमेनक्लेचर हुआ है, कैसे उसको यूरो को एयूआर ही क्यों बोलते हैं, या फिर यूएसडी को अमेरिका की जो करेंसी है यूएसडी, या फिर अगर यूके की करेंसी है, वैसे तो पौंड है, फिर भी उसको जीबीपी क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे आपने MT5 का एप्लीकेशन ओपन किया, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि ये जो करेंसी पेयर्स होती है, जो अभी भी आपके MT5 के डैशबोर्ड पर दिख रही होगी, अलग अलग करेंसी पेयर्स यहाँ पर है, जहां पर हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो कौन कौन सी करेंसी पेयर्स होती है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। पूरे ग्लोब में, पूरे ग्लोब में यानी कि पूरे वर्ल्ड में 195 कंट्रीज हैं। जैसे हमारा देश है इंडिया, वैसे यूएस है, वैसे यूके है, वैसे टोटल कंट्रीज की बात करें तो 195 कंट्रीज पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। तो आगे देखते हैं, अगर इतनी सारी कंट्रीज है, 195 कंट्रीज है, तो वहां पर हर एक कंट्री की करेंसी होनी चाहिए, हर एक कंट्री की करेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 180 करेंसीज, यानी कि इस मार्केट में 180 करेंसीज ही अवेलेबल है। पूरी की पूरी 195 कंट्रीज होने के बाद भी यहाँ पर उतनी सारी करेंसीज नहीं है। उसका रीजन क्या है कि मेनी कंट्रीज आर यूजिंग यूएसडी एज ए करेंसी। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनको खुद की करेंसी नहीं है, वो किसी और की करेंसी को खुद की करेंसी एज ए खुद की करेंसी वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। और वो कौन सी करेंसी है, वो है डॉलर। तो डॉलर जो है वो एक रिजर्व करेंसी है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में यूज की जाती है। कभी कभी हम भी ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज करते हैं। MT5 में भी आपके डॉलर ही आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक रिजर्व करेंसी है पूरे ग्लोब की, पूरे वर्ल्ड की। तो मेनी कंट्रीज आर यूजिंग यूएसडी एज ए करेंसी। तो 195 कंट्रीज है और 180 करेंसीज ही यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन 180 करेंसीज अवेलेबल होने के बाद ये सारी करेंसीज यहाँ पर पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि जब भी ये फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट हुआ था तो मेजर कंट्रीज की जो सेंट्रल बैंक है इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया प्रॉपरली और उसको इंटरनेट के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। तो इसका कोई सेंटर प्लेस नहीं, जो हमने प्रेजेंटेशन के टाइम पे सुना होगा, इसका कोई सेंटर प्लेस नहीं है कि ये यूएस से ही चलता है या फिर वो इंग्लैंड से ही चलता है, फिर ये जापान से ही चलता है, ऐसा कोई सेंटर प्लेस नहीं है, ये इंटरनेट के ऊपर रन होता है, ठीक है। तो 180 करेंसीज होने के बाद भी मेजर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है वही कंट्रीज की जो करेंसीज है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी करेंसीज है वो हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। करेंसी एग्जैक्टली क्या होती है, तो जब भी हम कोई चीज या कोई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं तो जिस कंट्री में हम रह रहे हैं उस कंट्री की जो करेंसीज होते हैं उसको हम यूज करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम आईएनआर यूज करते हैं, यानी कि जो हमारा रुपीज है। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया है कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, तो ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम रुपीज यूज करते हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया की करेंसी है रुपीज, यानी कि आईएनआर, जिसको बोलते हैं इंडियन नेशनल रुपीज, ठीक है। तो ये इंडिया की करेंसी है। वैसे अगर हम जापान में जाते हैं तो जापान में गोल्ड खरीदने के लिए या फिर मुझे अगर शॉपिंग भी करनी हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर मुझे वहां से खरीदना हो तो मुझे उस कंट्री की करेंसी देनी पड़ेगी, यानी कि एन। वही अगर मैं अमेरिका में जाता हूँ तो डॉलर देना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर देना पड़ेगा, कनाडा में जाऊंगा तो कैनेडियन डॉलर देना पड़ेगा। इस तरह से क्या है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग करेंसीज है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन हो गया कि हर एक कंट्री का जो करेंसी होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद में अभी जितनी भी करेंसीज है, जैसे हम अगर फॉरेक्स मार्केट में आ रहे हैं और फॉरेक्स मार्केट में हम जब भी करेंसी के नाम लेते हैं तो वहां पर ये सारे शॉर्ट फॉर्म है। जैसे आईएनआर मैंने बताया, तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या क्या हो गया, इंडियन नेशनल रुपीज। तो ये पूरा नहीं, पूरा का पूरा हम नहीं बोल सकते कि इंडियन नेशनल रुपीज दे दो, ऐसे किसी को नहीं बोल सकते ना। हम बोलते हैं आईएनआर, आईएनआर है, इसकी प्राइस इतनी इतनी है, आईएनआर में है, रुपीज में है, ठीक है। इस तरह के हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हर एक कंट्रीज की जो करेंसी है उसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बने हैं और वो शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो हम यूज करते हैं MT5 के ऊपर। जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तब यूज करते हैं। तो हमें वो पता होना चाहिए कि कौन से कंट्री का शॉर्ट फॉर्म कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे कि अलग अलग करेंसीज है, तो इंडिया का आईएनआर ये सभी को पता है। कैनेडियन डॉलर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है CAD। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का होता है AUD। उसके बाद अगर देखेंगे तो जापान एन जो है, जापान की जो करेंसी है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है JPY। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का शॉर्ट फॉर्म होता है GBP और अमेरिकन डॉलर का USD, ठीक है। इस तरह के ये क्या है, अलग अलग कंट्रीज के शॉर्ट फॉर्म्स है। लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म बने कैसे वो भी हमें पता होना चाहिए। तो चलो उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये कैसे बनता है। एग्जाम्पल लेते हैं GBP USD का। तो GBP USD में GBP जो होती है वो बेस करेंसी होती है और जो USD होती है वो कोट करेंसी होती है। अब ये बेस करेंसी, कोट करेंसी, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, इसका भी एक चैप्टर है, उसको हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे ये खत्म होने के बाद। यहाँ पर हम अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर्स के बारे में, यानी कि जो करेंसी पेयर्स है उसका हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी करेंसीज इस मार्केट में इन्वॉल्व होती है, जितनी भी कंट्रीज की करेंसी जो इन्वॉल्व होती है, वो अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ 3 लेटर की है। ईच पेयर इज लिस्टेड एज अ 3 लेटर कोड। सभी करेंसी सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर की ही होती है। मैं करेंसी पेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं किसी इंडाइसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करेंसी पेयर्स की, जो मेजर या माइनर हो सकती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 लेटर की ही बनती है। कैसे बनती है, तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है GBP का। तो GBP अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट 2 लेटर शो अ रीजन, यानी कि वो क्या करता है, उस कंट्री को दर्शाता है, प्लेस को दर्शाता है। फर्स्ट 2 लेटर यानी कि GB का मतलब होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो होता है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। वो क्या GB। और P का मतलब क्या होता है, तो लास्ट लेटर शो उस कंट्री का क्या दिखाता है, वो जो भी करेंसी है उस करेंसी को यहाँ पर वो दिखाता है। P का मतलब होता है पाउंड, यानी कि इस तरह से बन गया GBP, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे, अगर USD की बात करेंगे तो US का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट और D का मतलब होता है उस कंट्री की करेंसी, यानी कि डॉलर। वैसे ही बाकी की करेंसी के शॉर्ट फॉर्म हमने ऊपर देख लिए थे। तो AU का मतलब होता है AUD, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। D का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर।
NHZ का मतलब वो सेम रहेगा न्यूजीलैंड, और डी का मतलब होता है न्यूजीलैंड डॉलर। उनके नाम उस कंट्री में अलग अलग है, उसको हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन इस तरह से ये करेंसी पेयर यहाँ पर बनती है और इसके शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं, क्योंकि पूरी करेंसी को बोलना लिखना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसके क्या किए शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर यूज होते हैं। तो अगर इस तरह से जो करेंसी पेयर यहाँ पर लिखा है दिखाई देता है हमें, जैसे GBP USD है, तो ये पाउंड इज इंक्रीजिंग। अगर पाउंड सॉरी, एक मिनट, ये पाउंड इज इंक्रीजिंग मीन्स बेस करेंसी प्राइस इज इंक्रीजिंग। जैसे कि अब GBP और USD का ये जो करेंसी पेयर हम देख रहे हैं, इसमें जो भी पहली करेंसी आती है उसको बोलते हैं बेस करेंसी। हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी पहली करेंसी आती है, भले वो USD JPY हो, तो USD JPY में USD पहले आया तो वो हो गया बेस करेंसी। यहाँ पर USD बाद में है तो वो हो गया कोट करेंसी। तो ये हमेशा इसी तरह से चलता है, पहली करेंसी होती है हमेशा बेस करेंसी, दूसरी करेंसी हमेशा होती है कोट करेंसी। ठीक है, अंडरस्टैंड, ध्यान में रखिए। ये पाउंड इज इंक्रीजिंग, यानी कि अगर GBP की प्राइस बढ़ रही है मींस बेस करेंसी प्राइस इज इंक्रीजिंग, मतलब बेस करेंसी की जो प्राइस है, यानी कि GBP की जो प्राइस है वो बढ़ रही है, मींस यू आर इन प्रॉफिट। ये यू आर इन प्रॉफिट क्यों लिखा है? क्योंकि हम हमेशा GBP को बाय करते हैं। हम अगर GBP का एग्जांपल, GBP USD का एग्जांपल देखते हैं, तो जो बेस करेंसी होती है उसको हम हमेशा बाय करते हैं। अगर USD JPY का एग्जांपल देते हैं तो यहाँ पर USD ये बेस करेंसी है तो उसको भी हम हमेशा बाय करेंगे। यूरो USD में हम यूरो को बाय करेंगे, AUD USD में हम AUD को बाय करेंगे, NHZ USD में हम क्या करेंगे न्यूजीलैंड यानी कि NHZ को बाय करेंगे, और बाकी की करेंसी को, अपोजिट की करेंसी को सेल करेंगे। और इफ कोट करेंसी इज इंक्रीजिंग मींस यू आर इन लॉस। अभी कोई जो भी यहाँ पर पेयर दिया हुआ है तो किसी की प्राइस बढ़ने वाली है, किसी की प्राइस कम होने वाली है, तो वो अपोजिट में भी हो सकता है, यानी कि बेस करेंसी की प्राइस अभी कम भी हो रही है और USD की प्राइस बढ़ रही है, अभी इस तरह से भी हो सकता है। तो जब USD की प्राइस अगर बढ़ रही है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा लॉस होगा, क्योंकि हमने GBP की प्राइस बढ़ने वाली है इसलिए इसको बाय कर लिया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उसकी प्राइस अभी कम हो रही तो हमें वहां पर लॉस हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर और एक एग्जांपल दिया है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, यूरो और USD। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेस करेंसी कौन सी है, यूरो, और कोट करेंसी अगेंस्ट डॉलर ही है। इफ समवन से दैट ही बाय यूरो USD मींस ही बाय यूरो बाय गिविंग डॉलर। ठीक है, इफ यूरो प्राइस इंक्रीजेस, अगर यूरो को हम बाय कर रहे हैं और उसकी प्राइस अगर बढ़ रही है, और अगर डॉलर की प्राइस बढ़ रही है तो अगेन हम क्या है, लॉस में है। जैसे गोल्ड का एग्जांपल आपको दिया जाता है, XAU और USD। तो गोल्ड की प्राइस अगर बढ़ रही है तो हम उसको क्या करते हैं, बाय करते हैं। अभी गोल्ड अभी कहां पे पहुंचा, 1771 पे पहुंच गया। ठीक है, तो हमने किया क्या, उसको बाय कर लिया, यानी कि हम गोल्ड को बाय कर रहे हैं। और जो डॉलर की जो प्राइस है जो बीच में बढ़ी थी, वो अभी क्या हो गई, डॉलर की प्राइस अभी कम हो गई, जिसकी वजह से गोल्ड अभी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आगे जाके ऐसी कुछ न्यूज आती है जिससे डॉलर की प्राइस बढ़ने वाली है तो गोल्ड क्या होगा, वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बेस करेंसी और कोट करेंसी होती है, इसको मैंने आपको प्रॉपर्ली यहाँ पर अंडरस्टैंड करा दिया। इफ समवन से दैट ही सेल यूरो USD मींस ही सेल यूरो बाय और बाय गिविंग डॉलर। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल देख लिया। देर आर सो मेनी करेंसीज इन फॉरेक्स, बहुत सारी करेंसीज है, जैसे हम मेजर और माइनर करेंसी की बात करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ मेन करेंसीज के बारे में ही अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, तो जैसे पहले करेंसी आप यहाँ पर देख रहे होते USD JPY। इसमें USD JPY का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर USD ये बेस करेंसी है और JPY कौन क्या है, कोट करेंसी है, और बेस करेंसी को हम हमेशा बाय करते हैं। अगर आपको ऐसा कोई न्यूज मिला जहां पर ये USD ऊपर जाने वाला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉलर को बाय करेंगे। ठीक है, दिस करेंसी पेयर सेट द US डॉलर अगेंस्ट द जापानीज येन एंड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द डॉलर एंड एन। अभी डॉलर एंड एन क्यों बोला गया, क्योंकि USD को हम क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं, और JPY की करेंसी को हम एन बोलते हैं। तो डॉलर और एन इस तरह से भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये ओके है USD JPY, इसी तरह से हम हमेशा उसको बोल सकते हैं। उसके बाद में आता है USD GBP USD। दिस करेंसी पेयर सेट द US डॉलर अगेंस्ट द यूनाइटेड किंगडम पाउंड एंड इज कॉमनली रेफर्ड टू एज अ पाउंड डॉलर। ठीक है
इस तरह से बोल सकते हैं हम। जिसके बाद में आता है यूएसडी सीएचएफ। सीएचएफ का मतलब होता है स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड की करेंसी है। दिस करेंसी पेयर सेट द यूएस डॉलर अगेंस्ट द स्विट्जरलैंड करेंसी, और स्विट्जरलैंड की करेंसी कौन सी है, वो है स्विसी, ठीक है। इट इज रेफर टू एज द डॉलर एंड स्विसी। तो यूएसडी सीएचएफ। उसके बाद में आता है यूएसडी कैड। कैड का मतलब होता है क्या, Canadian dollar. This currency pair set the US dollar against the Canadian dollar currency. It is referred to as the dollar और लूनी। जो कैड होता है उसकी जो करेंसी है, उस कंट्री में रहने वाले लोग इसको लूनी बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हम कितने बोलते हैं, रुपीज बोलते हैं। हमें पता है कि हमारी करेंसी को बोला जाता है आईएनआर, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आईएनआर नहीं बोलते, हम बोलते हैं कितने रुपीज में है। वैसे ही कैड का जो करेंसी वो क्या है, लूनी है। भले उसको कैनेडियन डॉलर बोलते होंगे, लेकिन कैनेडियन डॉलर उस कंट्री के लोग नहीं बोलते, वो हम बोलते कि चलो कैनेडियन डॉलर, लेकिन उस कंट्री में रहने वाले लोग क्या बोलेंगे, लूनी बोलेंगे। वही वैसे ही अगर हमारा इंडियन का जो करेंसी है, तो बाहर के लोग क्या बोलेंगे, आईएनआर, कितने आईएनआर में दिया, तो वो आईएनआर पूछेंगे। और हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको रुपीज बोलते हैं। एयूडी यूएसडी में ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट डॉलर, तो ऑसी और डॉलर बोला जाता है। दिस करेंसी पेयर सेट द ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट द यूएस डॉलर करेंसी। इट इज रेफर टू एज द ऑसी और डॉलर। जो ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है उसको ऑसी बोला जाता है, और डॉलर अगेन यूएसडी की करेंसी हो गई। एनएचजेड यूएसडी, दिस करेंसी पेयर सेट द न्यूजीलैंड डॉलर अगेंस्ट द यूएस डॉलर करेंसी। इट इज रेफर्ड टू एज द कीवी। ये न्यूजीलैंड की करेंसी हो गई कीवी, और अगेंस्ट डॉलर। तो यूएसडी जेपीवाई का हमने एग्जांपल ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, करेंसीज को अंडरस्टैंड यहाँ पर कर लिया। ये मेजर करेंसीज पेयर्स हमने यहाँ पर देख ली थी। अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ कैटेगरीज देखेंगे, जो कैटेगरी अपने ऑलरेडी देख लिए, आपने अपने देखा है बेसिक ट्रेनिंग के टाइम पे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि इसको मेजर क्यों बोला जाता है, मेजर करेंसी पेयर्स को मेजर क्यों बोला जाता है, ठीक है। मेजर करेंसी पेयर्स कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ट्रेडर करेंसीज ग्लोबली। सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो इसी करेंसीज में होती है, इसलिए इसको मेजर करेंसी पेयर्स बोला जाता है। बिकॉज दे हैव मैसिव लिक्विडिटी। इसमें सबसे बड़ी लिक्विडिटी क्रिएट होती है, बहुत बड़े लेवल पे ट्रेडर्स आते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इसके वजह से इसमें बहुत बड़ी लिक्विडिटी होती है, बहुत बड़ा ट्रेडिंग वैल्यूम यहाँ पर जनरेट होता है। देयर आर 7 करेंसीज मेकअप 80% ऑफ ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग। मतलब यहाँ पर ये जो 7 करेंसीज की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसमें 80% ट्रेडिंग होता है। डेली बेसिस पे भी अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होता है वो इसी में होता है, ठीक है। मतलब किसमें, 7 मेजर करेंसी पेयर्स में, क्योंकि ये बड़े बड़े कंट्रीज की करेंसी है, तो इसीलिए इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। तो हमें किसमें ट्रेडिंग करना चाहिए, हमें मेजर करेंसी पेयर्स में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो मेजर करेंसी पेयर्स कौन कौन सी होती है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो मेजर करेंसी पेयर्स, तो यूरो और यूएसडी, ये सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए, लेकिन फिर भी अगेन आप एक बार प्रॉपरली उसको देख लीजिए। यूरो यूएसडी का मतलब होता है यूरोजोन और यूनाइटेड स्टेट। न्यूजीलैंड का एनएसजेड और यूएसडी का मतलब होता है न्यूजीलैंड की करेंसी और यूनाइटेड स्टेट अगेन डॉलर। देन यूएसडी कैड यानी कि यूनाइटेड स्टेट और कनाडा। जीबीपी यूएसडी का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जिसको हम लंदन बोलते हैं, इंग्लैंड बोलते हैं, तो वो करेंसी हो गई यहाँ पर जीबीपी, पाउंड और यूनाइटेड स्टेट। यूएसडी सीएचएफ, तो यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट स्विट्जरलैंड, सीएचएफ क्या हो गया, स्विट्जरलैंड। एयूडी यूएसडी ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट, और यूएसडी जेपीवाई यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट जापान। तो इस तरह की ये 7 मेजर करेंसी पेयर्स है, और इस 7 मेजर करेंसी पेयर्स में ही हमें ट्रेडिंग करनी है। अभी फिलहाल के लिए आपको बाकी के करेंसी पेयर्स को नहीं देखना है, ठीक है। तो ये होगी 7 मेजर करेंसी पेयर्स। दूसरा कैटेगरी होता है माइनर करेंसी पेयर्स। When a currency pair doesn't include the US डॉलर, इसमें कहीं पे भी, इस करेंसी पेयर्स में कहीं पे भी आपको यूएस डॉलर दिखेगा, मतलब नहीं दिखेगा, यानी कि डॉलर नहीं दिखेगा। इट इज कॉल्ड अ माइनर करेंसी पेयर और अ क्रॉस करेंसी पेयर। माइनर करेंसी पेयर्स का मतलब ये होता है कि इसमें जो ट्रेडिंग वैल्यूम होता है वो मेजर करेंसी पेयर्स के अकॉर्डिंग कम होता है, इसीलिए इसको माइनर करेंसी पेयर्स बोला जाता है। और क्रॉस करेंसी पेयर्स का मतलब ये होता है, यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर मेजर करेंसी पेयर्स में जितनी भी करेंसी पेयर्स है, यहाँ पर मेजर करेंसी पेयर्स, उसमें सबके अगेंस्ट में या फिर डॉलर के अगेंस्ट में या फिर उनके अगेंस्ट में क्या है, डॉलर ही है, ठीक है।
तो यहाँ पर हर जगह पे डॉलर इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी डॉलर इन्वॉल्व नहीं रहेगा। द मोस्ट वाइडली ट्रेडर माइनर पेयर कंसिस्ट ऑफ द यूरो, एन और ब्रिटिश पाउंड। ये जो तीन मेन करेंसी होती है माइनर करेंसी पेयर्स में, वैसे मेजर करेंसी पेयर्स में डॉलर मेजर होता है, वैसे ही माइनर करेंसी पेयर्स में ये तीन मेजर करेंसीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इसमें होती है। वो है यूरो, जेपीवाई और जीबीपी। तो चलो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी करेंसी पेयर्स है जिसको माइनर करेंसी पेयर्स बोला जाता है। क्रॉस करेंसी पेयर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि अगर हम मेजर करेंसी पेयर्स में से डॉलर को निकाल देंगे तो ये सारी करेंसीज एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है, इसलिए इसको बोला जाता है क्रॉस करेंसी पेयर्स। मतलब क्रॉसिंग हो गया तो वो किस में होता है, यूरो, जेपीवाई और जीबीपी के साथ में। तो इस तरह से क्या हो गया, ये मेजर माइनर करेंसी पेयर्स इस तरह से बनती है। आप इसके जो करेंसी पेयर्स इसको देख सकते हैं। यूरो जीबीपी का करेंसी पेयर्स को अगर देखेंगे, यूरो को देखेंगे तो यूरो जीबीपी हो गया, देन यूरो सीएचएफ, यूरो कैड, यूरो एयूडी, यूरो एनएलजेड, यूरो जेपीवाई, ये हो गई यूरो की। उसके बाद में अगर देखेंगे तो जेपीवाई, जेपीवाई में देखेंगे तो सीएचएफ जेपीवाई, एयूडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, कैड जेपीवाई, एनएचजेड जेपीवाई। जीबीपी में देखेंगे तो जीबीपी एयूडी है, जीबीपी सीएचएफ है, जीबीपी कैड है। यूरो में देखेंगे तो यूरो जीबीपी यहाँ पर अवेलेबल है, तो जीबीपी यहाँ पर यूरो के साथ भी होता है, और जेपीवाई में जीबीपी जेपीवाई। इस तरह की ये करेंसी पेयर्स यहाँ पर बनती है जिसको बोला जाता है माइनर करेंसी पेयर्स। ये होगी सेकंड कैटेगरी। हम अंडरस्टैंड करेंगे थर्ड कैटेगरी जो होती है एक्सोटिक करेंसी पेयर्स। एंड एक्सोटिक करेंसी पेयर्स इंक्लूड अ मेजर करेंसी एंड द करेंसी ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी। मतलब एक करेंसी हो गई डेवलप और दूसरी हो गई डेवलपिंग, मतलब अभी उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जैसे एग्जांपल अफ्रीका, ये क्या है, अभी भी डेवलपिंग कंट्रीज है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज है जो कि डेवलपिंग है। यू वोंट फाइंड एक्सोटिक पेयर्स एज ऑप्टन, हमेशा ये करेंसी आपको दिखाई नहीं देगी आपके ट्रेडिंग पेयर्स में। यू विल फाइंड द मेजर एंड और माइनर पेयर्स। आपको मेजर और माइनर पेयर्स में ही ट्रेडिंग करनी है, विच मीन्स द स्प्रेड कैन बी हायर व्हेन ट्रेडिंग देम। इसका मतलब ये होता है कि ये जो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होते हैं उसमें स्प्रेड बहुत होता है। स्प्रेड का मतलब हो गया ब्रोकरेज, तो वो बहुत होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें ट्रेडिंग करना अवॉइड करना है। तो हमें उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है। कौन कौन सी एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होती है उसको सिर्फ हमें अंडरस्टैंड करना है। जैसे यूएसडी एचकेडी, तो एचकेडी का मतलब होता है हांगकांग, यूरो टीआरवाई, टीआरवाई का मतलब होता है तर्कीज, देन यूएसडी एनओके नॉर्वेन की करेंसी हो गई, यूएसडी जेडएआर यानी कि साउथ अफ्रीका, यूएसडी एसईके यानी कि स्वीडिश, देन दानिश एंड देन सिंगापुर। इस तरह की एक्सोटिक करेंसी पेयर्स होती है। तो हमें फिलहाल इसमें ध्यान नहीं देना है, हम सिर्फ और सिर्फ हमें दो चीजों के ऊपर ही ध्यान देना है, वो होती है मेन माइनर करेंसी पेयर्स और मेजर करेंसी पेयर्स। ठीक है, तो हमें इन दोनों के ऊपर ही क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। इन दोनों करंट कैटेगरी में ही हमें ट्रेडिंग करना है, बाकी एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में हमें ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, तो हाई वैल्यू वोलाटाइल करेंसी पेयर्स कौन सी होती है, तो वो करेंसी को हम सिर्फ यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं, और वो होती है जीबीपी जेपीवाई। The GBP GPY is one of the most volatile pairs in the forex market. Huge price movement and wide range ensure that the multiple trading opportunity are generated by this pair in almost all trading sessions. सभी प्रकार के सेशंस में ये करेंसी पेयर वोलाटाइल होती है। The Japanese yen is a low yielding currency while the British pound sterling is a high yielding वन। ओके ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जेपीवाई जो होता है उसमें उसमें जो मतलब वो करेंसी को अगर आप देखेंगे ना किसी भी करेंसी पेयर्स में, तो जितनी भी करेंसी पेयर्स जेपीवाई के साथ में होती है वो हमेशा अप ट्रेड में ही रही है, उसको सिर्फ चेक करना है। मैं नॉर्मली हर बार बताता हूँ कि आपको किसी भी जेपीवाई करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी की करेंसी पेयर्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जेपीवाई में फिलहाल के लिए आपको जाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो हाई वोलाटाइल होती है, समझ में नहीं आता, मूवमेंट समझ में नहीं आता, और हमारी सबसे हमारा जो नेगेटिव पॉइंट है, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, वो है होल्डिंग। जो लोग होल्डिंग करते हैं, अभी ऊपर आएगा, तो ये ऊपर भी पर नहीं आता है, आया तो चलो आपका लक समझ लीजिए, लेकिन होल्डिंग नहीं करना है। रिस्क रिवार्ड रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे तो अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हैं। नहीं कर सकते रिस्क रिवार्ड मैनेजमेंट, तो अकाउंट जीरो होना
100% तय है, ठीक है। तो ये हाई वोलाटाइल हो गया। उसके बाद में यूरो एनएचजेड, ये एक हाई वोलाटाइल करेंसी पेयर्स होते हैं। यूरो एनएचजेड इज अ करेंसी पेयर कंसिस्टिंग ऑफ द यूरो एंड द न्यूजीलैंड डॉलर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वोलाटाइल फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स। द एवरेज डेली मूवमेंट कैन रीच 300 टू 350 पॉइंट्स, यानी कि इतनी बड़ी मूवमेंट इसमें इस करेंसी पेयर्स में होती है, which exceed the volatility of the main popular pairs and makes it possible to get a much more profit while trading this instrument. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल सकते हैं, लेकिन ये वोलाटाइल है। ध्यान में रख रहा है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, या फिर हम बड़े बड़े लॉट साइज यूज कर रहे, तो प्रॉब्लमेटिक है। तो उस चीज को अवॉइड करना है। उसके बाद में जीबीपी एयूडी, ये क्या है, एक हाई वोलाटाइल करेंसी पेयर से। तो यूरो ओके, थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इतना ही अंडरस्टैंड करना है कि जीबीपी एयूडी ये हाई वोलाटाइल करेंसी पेयर है। इसके बाद में आता है नॉन वोलाटाइल करेंसी पेयर, यानी कि जिसमें मूवमेंट कम होगी, ये होती है नॉन वोलाटाइल करेंसी पेयर, जैसे यूरो, जीबीपी, एनएचजेड, यूएसडी और यूरो सीएचएफ। ये नॉन वोलाटाइल करेंसी पेयर है। इसमें उतनी बड़ी मूवमेंट नहीं रहेगी जितनी मूवमेंट हम बाकी के करेंसी पेयर्स में देखते हैं। तो ये हो गया करेंसी पेयर्स का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर मैंने प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड कराया है कि करेंसी पेयर कौन कौन सी होती है, और इसका इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर बताया उसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। कौन सी करेंसी पेयर्स को क्या बोला जाता है आपको पता होना चाहिए। ये सारी करेंसी पेयर्स को हम कहाँ पर देख सकते हैं, जो हमने MT5 का जो एप्लीकेशन इसके पहले जो अब इंस्टॉल किया, वहां पर जाके आप इसको देख सकते हो। वो सारी करेंसी पेयर्स आपको वहां पर मिलेगी, तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। वो क्या होती है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज बिड प्राइस एंड व्हाट इज आस्क प्राइस, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि बिड प्राइस, आस्क प्राइस एंड स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। तो ये शुरुआत में जब हम यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस क्या होती है। Bid price, ask price, and spread. The bid and ask spread is essentially the difference between the highest price that buyer is willing to pay or for an asset and the lowest price that a seller is willing to accept. मतलब हम बात कर रहे हैं bid price और ask price की। इसको डिटेल में आगे अंडरस्टैंड करते हैं। The spread is the transaction cost. ठीक है, स्प्रेड क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है। अभी स्प्रेड कहां पर शो होता है आपको, तो आप एप्लीकेशन अगर ओपन करेंगे तो आपको हर करेंसी के नीचे ये आंकड़ा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्रेड किसे बोला जाता है और वो स्प्रेड का मतलब क्या होता है। तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है, स्प्रेड इज नथिंग बट ट्रांजेक्शन कॉस्ट, जो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन किया, तो इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं ये यूरो यूएसडी के में दिखा ना, यहाँ पर 1 दिखा रहा है, तो ये 1 हो गया, 8 है, 5 है, 2 है, 212। अब 212 क्या है, यूएसडी सीएनएच, ये क्या है, एक एक्सोटिक करेंसी पेयर्स है, जिसके वजह से इसका स्प्रेड हाई है। अभी इतने स्प्रेड में हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद में यूएसडी रब, उसका देखो कितना है, 633। ये वो ह्यूज हो गया, इतना हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब इतना ह्यूज लेवल पे हम जो स्प्रेड होता है वो नहीं कर सकते। अब इसको अगर हम देखेंगे तो स्प्रेड का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, तो अगर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं देखो इतना स्प्रेड कितना है दिख रहा है, ब्लू लाइन कहाँ पर है और रेड लाइन कहाँ पर है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये स्प्रेड है। इतना बड़ा डिफरेंस अगर रहेगा तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। वही अगर मैं आपको यूरो यूएसडी का अगर मैं दिखा दूं आपको, तो आप देखो ये कितना बड़ा दिख रहा है डिफरेंस। अब इसमें हम कब प्रॉफिट में आएंगे, चलो ठीक है, कैंडल तो बहुत बड़ी 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 बन रही है यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा अगर डिफरेंस यहाँ पर रहेगा तो हम कभी भी इसमें प्रॉफिट में नहीं आ सकते। इट्स ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह की करेंसी। और अगर हम नॉर्मल करेंसी पेयर्स को अगर हम देखेंगे, जैसे अगर यूरो यूएसडी को अगर हम देखते चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो बहुत कम रहेगा। अभी वो कहाँ पर शो होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का ही कैंडल है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है ही नहीं, जो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। लेकिन बाकी के जगह पर अगर देखेंगे तो वहां पर बहुत बड़े लेवल पे डिफरेंस रहता है। वो होती है एक्सोटिक करेंसी, और ये कौन सी है, ये मेजर करेंसी पेयर्स है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कोई डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, यानी कि इसमें क्या है, स्प्रेड बहुत कम है। तो ये स्प्रेड आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। देखो यूएसडी एसई के, देखो ये 540 इसका स्प्रेड है, इट्स ह्यूज स्प्रेड। तो इसमें हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इसीलिए एक्सोटिक करेंसी पेयर्स में ट्रेडिंग नहीं करना है। नॉर्मल अगर देखेंगे बाकी की करेंसीज को, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्प्रेड कितना है, 1, 8, 5, 2, 1, 11। तो ये क्या है, बहुत कम हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, जो यहाँ पर कम स्प्रेड होता है वहीं पे नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, और वहीं पे आपको भी ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या दिखा दिया, आपको स्प्रेड शो कर दिया। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप स्क्रीन पर हो, इसी स्क्रीन पर हो, जो भी जितनी भी करेंसीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जो जैसे ये करेंसी पेयर्स के बाद में जो प्राइस की मूवमेंट हो रही है, तो जो पहली प्राइस है उसको हम बोलते हैं बिड प्राइस, ठीक है, जो हम अभी अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो होती है बिड प्राइस, और लास्ट वाली जो होती है वो होती है आस्क प्राइस। मतलब इस बिड प्राइस के ऊपर हम क्या करते हैं, सेल लगाते हैं, और आस्क प्राइस के ऊपर हम क्या करते हैं, बाय लगाते हैं, ठीक है। तो होता है बिड प्राइस और आस्क प्राइस। सो अगेन जाते हैं हम हमारे डेस्कटॉप के ऊपर। अभी बीच में प्लीज कोई हैंड रेस मत करिए, आपको प्रॉपरली सब कुछ आपके सवाल के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। ये होता है स्प्रेड, जो जिसको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, ये होती है आपकी बिड प्राइस, ये होती है आपकी आस्क प्राइस, ठीक है। उसको एक एग्जांपल्स के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस क्या होती है, जिसको आपको समझ में आएगा कि इसको बोलते हैं बिड प्राइस और इसके बोलते हैं आस्क प्राइस, ठीक है। तो वो क्या होती है, अगर मेरे पास कोई गाड़ी है और जिसको मैं सेल करना चाहता हूँ, यानी कि मैं हो गया सेलर, मुझे गाड़ी को सेल करना है, तो गाड़ी को सेल करने के बाद मैं किसके पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा डीलर के पास। तो डीलर के पास जाने के बाद डीलर मुझे बताता है कि इसकी प्राइस कितनी आएगी। मैं नहीं बताता कि मुझे मुझे चाहिए 40,000 रुपए, लेकिन डीलर बोलता है नहीं आएगा। डीलर बोलेगा इसकी प्राइस आएगी, कितनी आएगी, 24,000 ही आएगी। तो प्राइस किसने डिसाइड किया, डीलर ने। मैंने तो बोला था इतना चाहिए थे, लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो प्राइस डीलर ने डिसाइड किया, ठीक है। तो ये गाड़ी मुझे बेचनी है, मैं गया डीलर के पास, डीलर ने मुझे ये कॉस्ट बताई। उसी टाइम पे उसके पास में एक बायर आया, या फिर ये गाड़ी मैंने 24,000 में बेच दी, और बेचने के बाद में हो सकता है दूसरे दिन, पकड़ लेते हैं कि दूसरे दिन उसके पास में बायर गया, और उस बायर को उसने प्राइस बताई 30,000 रुपीज। यानी कि क्या हो गया, बीच में गैप हो गया। ये सेलर की प्राइस होगी 24,000 और बायर की प्राइस होगी 30,000, और बीच में जो गैप था, यानी कि बीच में जो कमीशन जनरेट हो गया, वो कौन था, डीलर था। अभी हमारे इसमें अगर हम आते हैं तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये जो सेलर की जो प्राइस थी उसको हम बोलते हैं बिड प्राइस, और बायर की जो प्राइस थी उसको हम बोलते हैं आस्क प्राइस, ठीक है। अभी यहाँ पर ये डिसाइड किसने किया, तो ये डिसाइड किया था डीलर ने। तो डीलर ने ही क्या किया, डीलर ने ही सेल की प्राइस डिसाइड की, और डीलर ने ही बाय की प्राइस डिसाइड की। बायर को बोला कि ये गाड़ी आपको आएगी 30,000 रुपीज में, और अगर वहां पर जो बायर है अगर बोलता है नहीं मुझे इस प्राइस में नहीं चाहिए, तो उसने बोला कि नहीं ये प्राइस फिक्स है, तो आपको इसी प्राइस पे लेना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो प्राइस डिसाइड करके उसको गाड़ी बेच दी, और सेलर ने भी सेम किया। यानी कि यहाँ पर जो प्राइस है वो डीलर डिसाइड करता है, द बिड आस्क प्राइस डिसाइडेड बाय डीलर ओनली। वो तो चलो, मैं एक हम कहीं पे तो बिजनेस कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये डीलर ने डिसाइड किया। लेकिन इस इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जहां पर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसकी जो भी कॉस्ट होगा, जो भी ब्रोकरेज होगा, तो जो भी स्प्रेड होगा, वो डिसाइड करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। जैसे हमारे पास में दो लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, एक है सेक्सो, दूसरा है मस्कत बैंक। तो जो भी मतलब जिस तरह से हम यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर हमने MT5 का एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जब हम लॉग इन करते हैं ब्रोकर के साइट के थ्रू, तब हम वहां पर ये सारे स्प्रेड दिखाई देते हैं। और वो स्प्रेड कौन डिसाइड करता है, तो वो करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। जितने भी ब्रोकर है जो प्रॉपर चल रहे, जो ए बुक में काम कर रहे, जो ECN अकाउंट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहे हैं, तो वो लोग लिक्विड, और जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर के साथ में जुड़े हैं, तो उनका प्राइस लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या करता है, फाइनल करता है। लेकिन जो लोग अभी बी बुक में काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, खुद डिसाइड करते हैं, और खुद लोगों से उतना बड़ा प्रॉफिट निकालते हैं, उतना बड़ा ब्रोकरेज निकालते हैं। अभी आप सभी को और एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं कि अभी जितने भी व्हाइट लेबल से वो सारे बंद होने वाले हैं। तो आप इधर उधर कहीं पे भी अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो पहले उसके ब्रोकर के बारे में जानकारी लीजिए। साथ
बहुत सारे तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, अभी बहुत सारे बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि वो व्हाइट लेबल है, किसी और ब्रोकर के माध्यम से इन्होंने वो सर्विस लिया था और हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो बंद हो जाएंगे। तो अगर बंद होते अचानक तो आपका वहां पर लॉस हो सकता है। तो इसीलिए आपको खुद को पहले ये करना है, अंडरस्टैंड करना है कि हम कहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो सर मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर, प्रकाश सर? हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके सर, बीच में ये हैंड रेज होता है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, चलो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्राइस है, तो ये प्राइस कौन डिसाइड करता है? ये प्राइस डिसाइड करता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी कि एलपी, ठीक है। तो उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर किसी एक एग्जांपल लिया हमने किसी करेंसी का, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूरो यूएसडी का एग्जांपल लिया है। तो जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि बेस करेंसी किसे बोला जाता है और कोड करेंसी किसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, बेस करेंसी को हम आस्क प्राइस बोलेंगे क्योंकि उसको हम बाय करते हैं। वही बिड प्राइस को हम, कोट करेंसी को हम बिड प्राइस बोलेंगे क्योंकि कोट करेंसी को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। आस्क प्राइस ही हमेशा बड़ी होती है बिड प्राइस से, यानी कि बिड प्राइस मतलब गाड़ी बेचने वाले ने 24,000 में ही बेचा, लेकिन जो आस्क प्राइस यानी कि जो बायर आया था उसकी प्राइस ज्यादा थी। तो आस्क प्राइस हमेशा बिड प्राइस से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये होगी हमारी आस्क प्राइस, वो बड़ी है 125 और 112। इस तरह से क्या होता है, ये बाय और सेल का प्राइस यानी कि आस्क प्राइस और बिड प्राइस का ये होता है। स्प्रेड को हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि स्प्रेड होता क्या है। तो स्प्रेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द आस्क प्राइस एंड द बिड प्राइस। तो आस्क प्राइस और बिड प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा स्प्रेड। तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो, बाई प्राइस माइनस सेल प्राइस इज इक्वल टू स्प्रेड, ठीक है। स्प्रेड इज नथिंग बट ब्रोकरेज, जो भी ब्रोकर आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसका चार्ज बोल सकते हैं आप, वो होता है ब्रोकरेज, ठीक है। और दो प्रकार के स्प्रेड यहाँ पर होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग स्प्रेड, दूसरा होता है रॉ फिक्स स्प्रेड। फ्लोटिंग स्प्रेड का मतलब ये होता है कि ये हमेशा ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन, ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, ठीक है। और फिक्स और रॉ स्प्रेड का मतलब होता है कि वो एक फिक्स होता है। फिक्स मतलब उसको एक क्या बोल सकते हैं, उसको एक डिसाइड करके दिया गया है कि ये इतना ही होगा, ठीक है। रॉ स्प्रेड का मतलब हम आपको रॉ स्प्रेड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको फ्लोटिंग भी प्रोवाइड करते हैं, रॉ भी प्रोवाइड करते हैं। रॉ का मतलब होता है बहुत कम स्प्रेड होना, और फ्लोटिंग का मतलब वो भी थोड़ा ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू मार्केट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के ये दो प्रकार के स्प्रेड होते हैं मार्केट में। फिक्स स्प्रेड का मतलब ये होता है कि आपको डिसाइड करके दिया कि आपको हर टाइम पे 10 स्प्रेड ही लगने वाला है, लेकिन ये स्प्रेड कम भी होता है जब मार्केट वोलेटाइल होता है या फिर मार्केट में बहुत बड़े लेवल पे लिक्विडिटी आती है, तब ये कम भी होता है। तो हो सकता है वो एक हो गया, और जब भी आप ट्रेड करेंगे तो आपका ऑलरेडी फिक्स है, तो एक होने के बाद भी आपको 10 ही लगने वाला है, उसको बोलते हैं फिक्स स्प्रेड, ठीक है। तो इस तरह के ये स्प्रेड होते हैं। सो यहाँ पर ये सेशन, सॉरी आज का ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया, जो होगा बिड प्राइस और आस्क प्राइस। चलो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ली जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी हम मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम सभी के लिए, और वो होता है इक्विटी। व्हाट इज इक्विटी मार्जिन एंड लिवरेज, इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि इक्विटी मार्जिन और ये लिवरेज होता क्या है, ठीक है। तो इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करिए कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम चार जो मेन टॉपिक्स है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, इक्विटी मार्जिन, लिवरेज एंड फ्री मार्जिन। ये आपको कहाँ पर शो होता है, तो ये आपको शो होता है आपके जो MT5 का जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है वहां पर आपको ये शो होता है, ठीक है। तो उसको आपको देखना है। MT5 का एप्लीकेशन जो होता है वहां पर अगर आप जाके देखोगे, जैसे मैं आपको यहाँ पर शो करूंगा MT5 का एप्लीकेशन, तो हम चाहते हैं वापस हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो हम आप आ गए हमारे एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये तो चलो डैशबोर्ड हो गया, हम हमें जाना है ट्रेड के ऊपर। ट्रेड के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर क्या शो होता है, बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन, ये हमें यहाँ पर शो होता है। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पर हमें कुछ भी चीजें शो नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन ये चीजों को हम अंडरस्टैंड करेंगे। बैलेंस और इक्विटी और फ्री मार्जिन क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक ट्रेड लगाते हैं ताकि मैं आपको आगे की चीजें बता सकूं कि एग्जैक्टली ये इक्विटी, फ्री मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक बाय ले रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया मेरा बाय, यहाँ पर मैंने एक बाय लिया। अभी मैं जब आपको शो कर रहा था तो सिर्फ तीन ही चीजें आपको शो हो रही थी, बैलेंस, उसके बाद में इक्विटी और फ्री मार्जिन, वही आपको वहां पर शो हो रहा था। अभी यहाँ पर कुछ और आंकड़े आ गए बहुत सारे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं वो मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ, ठीक है। जैसे बैलेंस आप देखोगे तो अभी भी 10,000 ही है, वही, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपके इक्विटी में चेंज हो रहा है, ठीक है। इक्विटी में चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक ट्रेड को इनिशिएट किया है, और वो ट्रेड अभी प्लस में जा रहा है या फिर माइनस में जा रहा है। जैसे ये माइनस में जाएगा वैसे आपकी इक्विटी कम होती जाएगी, लेकिन आपका बैलेंस अभी भी वैसे ही रहेगा। वो बैलेंस इसलिए वैसे रहेगा क्योंकि जब तक आपका ट्रेड क्लोज नहीं होता, आपका बैलेंस उतना ही शो करेगा जो इनिशियली आपको वहां पर दिखाई देता है। तो बैलेंस चेंज नहीं होता है, बैलेंस वैसे ही रहता है, आपकी इक्विटी हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो आपकी इक्विटी जो है वो क्या करेगी, हमेशा चेंज होती रहेगी, जैसे आप हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो वो इक्विटी यहाँ पर इस तरह से चेंज हो रही है। अब देखो अभी इक्विटी कितनी हो गई, इक्विटी हो गई 10,003, 10,002, अभी चेंज हो रही है, ठीक है। और बाकी क्या हो रहा है, मेरा जो बैलेंस है अभी भी वैसे ही है। अगर मैं इस ट्रेड को अगर क्लोज करूंगा तब क्या हो जाएगा, वो इक्विटी और बैलेंस अगेन सेम हो जाएगा। तो चलो क्लोज करके देखते हैं क्या होता है। चलो, एक तो ये माइनस में चल रहा है $1, अभी प्लस में आया, तो इसको हम क्या करते हैं, ये मैंने इसको एक देखते हैं, अगर प्लस में आया तो ठीक, नहीं आया तो इसको क्लोज कर देते, ताकि हमें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलो मैं इसको क्लोज कर दिया। अभी क्लोज करने के बाद क्या होता है, अभी अंडरस्टैंड कर लेते कि अभी देखो क्या हो गया। अगेन सिर्फ तीन ही चीजें मुझे यहाँ पर शो हो रही है, बैलेंस, इक्विटी एंड फ्री मार्जिन। तो मेरा बैलेंस पहले कितना था, 10,000 था, और इसमें से अभी क्या हो गया, $5 माइनस हो गया। वो कैसे हो गया, देखो हमने जो ट्रेड लिया था उसमें हमें लॉस हो गया। तो लॉस होने के बाद वहां पर क्या हो गया, वो $5 जो है वो आपके बैलेंस से भी माइनस हो गए और इक्विटी से भी माइनस हो गए। तो जब तक आप आपके ट्रेड को क्लोज नहीं करोगे तब तक आपका बैलेंस चेंज नहीं होगा, आपका चेंज होगा सिर्फ इक्विटी, ठीक है। तो और एक चीज, और एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर इसको अगेन बाय कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बाय, अगेन मेरा बाय हो गया। अभी बाय होने के बाद अगेन यहाँ पर कुछ आंकड़े आ गए, नए नए आंकड़े आ गए, इसको अगेन हम अंडरस्टैंड करते हैं। अभी यहाँ पर मार्जिन लिखा हुआ है, मार्जिन का मतलब क्या होता है, तो मार्जिन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इस ट्रेड को लेने के लिए मेरे कितने डॉलर खर्च हो चुके हैं वो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड लॉट साइज मैंने मारा है, स्टैंडर्ड लॉट साइज जो मैंने लिया है, उसके लिए मुझे यहाँ पर हो गए $1,032 यहाँ पर यूज हो चुका है, किसमें से, 9,995 में से। तो आप नीचे देख सकते हैं फ्री मार्जिन दिया है, अगर उस फ्री मार्जिन में ये $1,032 जो भी है आंकड़े आगे वाले, इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो ऊपर वाला आंकड़ा आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट में आया, मैं थोड़ा कट करता हूँ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए, ठीक है। अभी देखो क्या हो गया, अभी इक्विटी मेरी प्लस में आ गई, बैलेंस भी प्लस में आ गया, सब कुछ सेम है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको शो कर रहा था, मार्जिन के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ आपको, तो इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं अगेन। तो एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, और एक ट्रेड यहाँ पर लगा दिया है जो कि है बाय का, ठीक है। ये बाय का मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, ट्रेड लगा दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने बाय कर लिया, अगेन इक्विटी चेंज हो रही है, अभी मार्जिन मेरा $1,032 यहाँ पर लग चुका है। क्या, मैं अभी और एक ट्रेड लेके आपको दिखाता हूँ होता क्या है। मैंने क्या किया, और एक ट्रेड ले लिया और एक सेल में डाल दिया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, मार्जिन मेरा कितना यूज हो रहा है, सेम ही यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक सेल में गया एक बाय में गया। तो अभी जो भी यहाँ पर होगा, ये जो $7 आप यहाँ पर देख रहे हैं वो ऐसे ही रहने वाले, ये कोई चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेम मार्जिन बाय में भी लगा है, सेम मार्जिन सेल में भी लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर जो $7 है ना, अभी ये मार्केट कहीं पे भी जाने दो, अभी ये ऊपर वाला बाय आपका $800 माइनस है, तो ये नीचे वाला आपका कितना माइनस रहेगा,
कितना प्लस रहेगा, $800 है ऊपर वाला माइनस, तो ये रहेगा 793 समथिंग ये डॉलर प्रॉफिट में अगर रहेगा। तो ये 7 जो है वो ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि आपका अकाउंट हेज हो चुका है। ठीक है, तो हेज का मतलब क्या हो गया कि अभी माइनस में नहीं जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों के अकाउंट इस तरह से क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं, या फिर आप अगर बहुत बड़ा लॉस ये कर रहे हो, ले रहे हो ना, तो इस तरह से अकाउंट को हेज कर सकते हो। उसमें से बाहर आना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आ सकते हो, अब इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, आ सकते हो। तो हमने क्या किया, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये अकाउंट यहाँ पर हेज हो रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मतलब कुछ गलत हो रहा है तो मैंने हेज कर दिया। अभी हम बात कर रहे थे मार्जिन के बारे में। अभी हमने क्या किया, 2 ट्रेड लगाए, लेकिन मार्जिन सेम ही यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक बाय में जा रहा है, एक सेल में जा रहा है, तो मार्जिन उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं वापस एक बाय डाल देता हूं तो क्या होगा, देख लेते हैं। अभी क्या हो गया, अभी और एक बाय जो मैंने लगाया था उसका मार्जिन यूज हो चुका है। ठीक है, वो कितना हो गया, डबल हो गया, यानी कि 1032 समथिंग था ना, तो वो डबल हो गया। तो इस तरह से आपको क्या करना है, वो अंडरस्टैंड करना है। आपका ध्यान हमेशा मार्जिन के ऊपर भी होना चाहिए कि मैं कितना मार्जिन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मार्जिन अगर आप प्रॉपरली यूज करें और रिस्क रिवार्ड रेशियो यानी कि रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे मेरा एक ट्रेड लेने में कितना खर्च हो रहा है और मुझे कितना खर्च करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए और उसी तरह से आपको उसको यूज भी करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, मार्जिन देख लिया। फ्री मार्जिन का मतलब ये होता है कि मेरे पास में उतना मार्जिन बचा हुआ है, जितना मेरा इक्विटी है उतना ही आपका मार्जिन होता है। और जब आप ट्रेड लेते हो तो मार्जिन यूज हो गया 9,999 से, उतना यूज हो गया। उतना यूज होने के बाद जो रिमेनिंग बचता है तो वो होता है मेरा फ्री मार्जिन, यानी कि मैंने, मेरे पास 10 रुपए, मैंने 5 रुपए खर्च मैं 5 रुपए को कहीं पे लगा चुका हूं, तो मेरे पास ऑलरेडी 5 रुपए बाकी है, वो होता है आपका फ्री मार्जिन। और जो आपने लगाया है वो होता है आपका मार्जिन। मार्जिन लेवल जो होता है वो परसेंटेज में होता है, यानी कि कितना परसेंट उसको आपने यूज किया है। अभी वो परसेंटेज बहुत है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। मैं, बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, उसका रीजन मैं बताता हूँ। और जब माइनस में जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। इसका रीजन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जितना हमारा लिवरेज होता है, अगर वो लिवरेज आपका 400 है, तो वो प्रॉफिट में जब आप जाते हो, तो जब आप प्रॉफिट में जाते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है आपको। लेकिन जब आप माइनस में जाते हो ना, तो वो बहुत फास्ट माइनस जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ लीवरेज। इसलिए जब आप माइनस में जा रहे हो तो उसके लिए आपको बार बार बताया जाता है कि स्टॉप लॉस यूज करो। ठीक है, जैसे हम अगर गाड़ी को ऐसे चढ़ा रहे किसी ऐसे जैसे अगर क्या बोल सकते हैं उसको हम, ऐसे डोंग दर क्या बोल सकते हैं, किसी पहाड़ पे अगर चढ़ा रहे ना, तो उसको ताकत लगती है बहुत चढ़ने के लिए, लेकिन जब उतारने लगते हैं ना तो उतरने के लिए ताकत नहीं लगती। वैसे ही यहाँ पर होता है, ये लीवरेज यहाँ पर दिया जाता है जिसकी वजह से आपका अकाउंट जल्दी माइनस में जाता है। ठीक है, प्रॉफिट में तो टाइम में उसको आने में टाइम लगता है, लेकिन माइनस जाने में बहुत जल्दी माइनस जाता है बिकॉज ऑफ लीवरेज, क्योंकि आपको एक लीवरेज दिया है ब्रोकर के थ्रू, तो जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो इसलिए बार बार बोला जाता है स्टॉप लॉस यूज करो। चलो आपका $3-4 माइनस हो गया तो उसको बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन अकाउंट जीरो हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। चलो अभी और एक चीज यहाँ पर बताओ, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पर देखो ये 2 महीने ट्रेड लगाए बाय और सेल। ठीक है, माइनस कितना है, $3 ही माइनस है। एक माइनस में जा रहा है, एक प्लस में जा रहा है। ठीक है, अभी इसमें से निकलना कैसे है, एक तो मैंने ऑलरेडी ट्रेड लगाया था, दूसरा बाय, तो उस तरह से आप लगा सकते हो। लेकिन आप क्या करना है, फिर सीधा इसको काट देना है। कितना डिफरेंस है, $3 का, उतना मैं सस्टेन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, हेजिंग करूंगा। कैसे, ये जो पहला बटन है उसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद ये दिख रहा है मुझे यहाँ पर $22, और इसको क्लोज करना है। अभी क्लोज करने के बाद क्या होता है, देखो कितना लॉस हो गया, $2। मेरा एक ट्रेड सेल में 0-0 में क्लोज हो गया, और यूरोएसडी में $2 मेरा लॉस हो गया, यानी कि $2 में मैं निकल गया। ठीक है, तो दिखा रहा है कितना, $19, लेकिन प्रॉफिट भी दिखा रहा था 16 और $18। तो वो डिफरेंस मैच कर देता है और $2 में हम निकल गए। ठीक है, चलो अभी इसके बारे में फिलहाल आप मत सोचिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैलेंस इक्विटी फ्री मार्जिन अगेन सेम हो गया, क्योंकि जितने भी ट्रेड चल रहे थे उसको हमने क्लोज कर दिया। तो जितने भी रनिंग ट्रेड है उसके ऊपर आपका इक्विटी डिपेंड होता है, इक्विटी कम ज्यादा होता है, ठीक है। और बैलेंस आपका कम कब चेंज होता है, जब आप सारे ट्रेड को क्लोज करोगे तब आपका बैलेंस जो होता है वो सेम होता है। चलो मैंने यहाँ पर तो आपको अंडरस्टैंड करा दिया, मैं आपको अगेन जो हमारा प्रेजेंटेशन है वहां पर भी मैं आपको अगेन अंडरस्टैंड कराता हूँ कि एग्जैक्टली ये किस तरह से वर्क होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इक्विटी मार्जिन लिवरेज देख रहे थे, बैलेंस इज इक्वल टू इक्विटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब तक हम कोई ट्रेड नहीं लेते तब तक आपका बैलेंस और आपका इक्विटी सेम होता है, ठीक है। आगे एक एग्जांपल के माध्यम से अंडरस्टैंड करेंगे। इक्विटी आल्सो डिपेंड ऑन योर रनिंग ट्रेड एज वेल एज क्लोज ट्रेड, ठीक है। रनिंग ट्रेड मतलब हम क्या कर रहे हैं पर अंडरस्टैंड करते हैं। यू हैव डिपॉजिटेड $500, तो जैसे शुरुआत में हमने अकाउंट ओपन किया तो $10,000 मेरा बैलेंस था, $10,000 मेरा इक्विटी भी था और उतनी ही मेरी मार्जिन भी थी, ठीक है। $500। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर मेरा कोई ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है $200, तो मेरी क्या चेंज हो रही थी वहां पर, इक्विटी चेंज हो रही थी। और वो कितनी थी, अगर यहाँ पर $200 प्रॉफिट है तो वो यहाँ पर थी $700, लेकिन बैलेंस कितना शो कर रहा था, $500 ही शो कर रहा था, क्योंकि मेरा एक ट्रेड रनिंग में है, उसको हमने अभी तक क्लोज नहीं किया है। जैसे ही इस ट्रेड को मैं क्लोज करूंगा तो कितना इक्विटी शो हो जाएगा, इक्विटी ऑलरेडी 700 शो हो रहा है और मेरा बैलेंस भी यहाँ पर कितना शो हो जाएगा, $700 ही यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस इज इक्वल टू इक्विटी होता है हमेशा। वही अगर माइनस में जा रहा है, यूर रनिंग ट्रेड इज इन $200 लॉस, देन आपकी इक्विटी कितनी हो गई, $300, और लेकिन आपका बैलेंस कितना शो करेगा, $500 ही शो करेगा, क्योंकि हमने ट्रेड को क्लोज नहीं किया इस रनिंग ट्रेड। जैसे हम इसको ट्रेड को क्लोज करेंगे वैसे ही हमारी इक्विटी थी $300 और हमारा बैलेंस अब बन जाएगा $300, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। बैलेंस इज इक्वल टू इक्विटी, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो ये हो गया आपका इक्विटी, ठीक है। और अभी हम बात करते हैं लिवरेज की। अब ये लिवरेज होता क्या है, लिवरेज इन फॉरेक्स इज लाइक अ लोन दैट द ब्रोकर गिव द ट्रेडर, ब्रोकर गिव्स द ट्रेडर, यानी कि लिवरेज एक लोन होता है जो ब्रोकर ट्रेडर को देता है। किस लिए देता है, ताकि वो वहां से प्रॉफिट कर सके, अच्छा खासा प्रॉफिट कर सके। मतलब आप कोई काम कर रहे हो और उस काम करने के लिए, यानी एग्जांपल लेते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस के लिए आपके पास में है ₹10 और किसी ने आपको हेल्प किया कि ये मेरे ₹10 भी ले लो और इसमें अच्छा खासा ग्रोथ करो और फिर बाद में ₹10 मेरे वापस दे दो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, एक लोन हो गया। बैंक भी हमें लोन देती है और हम उसको ईएमआई में वापस पे कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर आपको ब्रोकर क्या कर रहा है, ये लोन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन ब्रोकर आपको जब लोन प्रोवाइड करता है और जब आपका अकाउंट माइनस में जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता यहाँ पर, क्योंकि आपको ऑलरेडी दे दिया है। आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करके ही ट्रेडिंग करनी है, या फिर इसको अगर बचाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, so that the trader has more capital to trade with than what he or she initially deposited। इसका मतलब कि ये ब्रोकर आपको ये जो लिवरेज हो इसलिए देता है क्योंकि आप ज्यादा कैपिटल के साथ में यहाँ पर ट्रेड कर सको। इट्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशियो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इंक्लूड 1:50, 1:100, 1:200, 1:500। ये एक रेशियो में दिया जाता है, यानी कि आपने अगर ₹1 डाला होगा तो वो ₹50 आपको मिलेगा, अगर ₹1 डाला होगा तो ₹100 मिल सकते हैं, ₹1 डाला तो 200, 500, 1000, 2000, इस तरह से ये लिवरेज प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन मैं आपको अगेन बताऊंगा कि आपको इन बिटवीन लिवरेज के साथ ही ट्रेड करना है, बड़ा लिवरेज आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जितना बड़ा लिवरेज आप लोगे और अगर आपका अकाउंट माइनस में जा रहा है तो वो बहुत फास्ट जाएगा, बहुत जल्दी जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने उतना लिवरेज लिया है। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लोन के बारे में भी बात। ₹20,000 और मैंने लोन लिया है, कितना ज्यादा लिया मैंने लोन लिया। अभी इतना कोई देगा नहीं, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। मेरी सैलरी है 20,000 और मैंने लोन लिया ₹10 लाख का।
ठीक है, अभी कैसे लिया क्या लिया वो छोड़ दीजिए, कोई बैंक देगा नहीं देगा उसको भी छोड़ दीजिए। मेरी सैलरी है 20,000 रुपए और मैंने लोन लिया 10,000 रुपए। अभी 10,000, 10 लाख रुपए सॉरी। तो 10 लाख का जो ईएमआई आएगा वो कितना होगा? वो होगा, अगर ऐसे ही कैलकुलेट करते तो वो होगा अराउंड 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 होगा 23-24 हजार के आसपास हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, 25,000 पकड़ लेते हैं। यानी कि मेरे सैलरी से भी वो ईएमआई ज्यादा है। तो फिर मेरी जो भी चीजें है, यानी कि जो मुझे लगता है, खाना पीना रहना जो भी XYZ होगा, उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा? नहीं ला सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये लीवरेज जो है ना वो आपको कम ही लेना है। जितना ज्यादा लीवरेज उतना ईएमआई ज्यादा, यानी कि उतना ज्यादा आपका अकाउंट माइनस में जाएगा अगर आप गलत होते हो तो। ठीक है, तो इसीलिए मिनिमम लीवरेज के साथ ही आपको ट्रेड करना है। मेरी सैलरी 20,000 है और मैंने उसके ऊपर 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो 3-3.5 हजार रुपए जाएगा, बाकी का मेरे खर्च करने के लिए मुझे वहां पर बचता है। तो वो आपको सोचना है कि आपके पास में वो अगर इतना बड़ा लिवरेज के साथ ट्रेडिंग करेंगे और अगर जल्दी माइनस में गया, ज्यादा माइनस में गया, तो फिर आपके पास में इक्विडिटी नहीं रहेगी ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है? लिवरेज कम ही लेना है, ज्यादा लिवरेज के साथ आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, विदाउट लिवरेज क्या हो सकता है? यू कैन डू फॉरेक्स ट्रेडिंग और इट्स नॉट प्रॉफिटेबल। तो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। टू डू अ स्टैंडर्ड लॉट साइज ट्रेड यू नीड $1 लाख। अभी ये स्टैंडर्ड लॉट साइज क्या होता है, $1 लाख क्या होता है, वो हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। तो इट्स डिफिकल्ट टू टेक अ प्रॉफिट ऑफ $10 to $15। तो इतना बड़ा प्रॉफिट भी, इतना छोटा सा प्रॉफिट भी हम नहीं निकाल सकते। तो इस लिवरेज को अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे यूज होता है। फिलहाल जो आपको जो भी आंकड़े दिखते हैं यहाँ पर, मार्जिन बैलेंस, वो सारे, वो इक्विटी और मार्जिन उतना हमने अब उसको तो सेम ही रखा है, ताकि आपको रियलाइज हो जाए कि हम कितना यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपॉजिट इज इक्वल टू लिवरेज। तो डिपॉजिट और लिवरेज को अगर हमने इकट्ठा कर लिया, जैसे नीचे लिख सकते हैं टोटल मार्जिन बैलेंस, देख सकते हैं आप। तो $500 और आपका लिवरेज है 500। अगर यहाँ पर 400 होता तो यहाँ पर होता 2 लाख रुपए। ठीक है, $2 लाख सॉरी। तो 500 इंटू 500 करते हैं तो वो होता है $2.5 लाख आपका मार्जिन बैलेंस बना। अब ये मार्जिन बैलेंस क्या होता है? जो आपको मार्जिन मैंने शो किया था ना, वो मार्जिन, लेकिन वहां पर जितने आपकी इक्विटी होती है उतना ही मार्जिन आपको शो किया जाता है। वो इसलिए ताकि आपको पता चले कि मेरे $100 में से $2, $4, $5 यूज हो चुके हैं, तो मुझे अभी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसलिए वो आंकड़ा वहीं पे उतना ही शो कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये यूज पीछे अगर देखेंगे तो ये इस तरह से यूज होता है। जब मैं आपको लॉट साइज के बारे में बताऊंगा तब आपको रियलाइज होगा ये मार्जिन बैलेंस कब यूज होता है, और यहाँ पर भी आपको मैं शो करूंगा कि अब ये कैसे यूज होता है। ठीक है, तो बैलेंस इज इक्वल टू लिवरेज हमने ऑलरेडी देख लिया, और ये हमारा क्या बना? मार्जिन बना। कितना? $2.5 लाख। अगर कोई $100 डालता है तो 100 इन कॉल बैक करता है आपको। ठीक है, हेलो। ओके। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, ये बैलेंस और बैलेंस इज इक्वल टू लिवरेज, उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो $500, सर मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? ओके, तो $500 को हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो 500 इंटू 500 कर लिया, तो ये होता है हमारा $2.5 लाख मार्जिन। ठीक है, आगे अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या होता है। मेरा जो मार्जिन है वो बना $2.5 लाख। और जैसे मैंने बताया था कि वन स्टैंडर्ड लॉट साइज इज इक्वल टू $1 लाख होता है। ठीक है, जब भी हम वन स्टैंडर्ड लॉट साइज लेते हैं तो वहां पर हम कितना खर्च कर रहे हैं? $1 लाख खर्च कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे कि मेरे पास में तो $500 ही है, मैंने तो $500 ही डाला था, तो ये $1 लाख कहाँ से आए? तो ये जो $1 लाख की मैं बात कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू जो फॉरेक्स, तो फॉरेक्स ने क्या किया? एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वन स्टैंडर्ड लॉट साइज होता है $1 लाख, वन मिनी लॉट साइज होता है $10,000, और वन माइक्रो लॉट साइज होता है $1,000। तो ये वन स्टैंडर्ड लॉट साइज का $1 लाख यहाँ पर लिया है, और मार्जिन मेरा बना था $2.5 लाख। तो अगर मेरा मार्जिन $2.5 लाख है और मैं स्टैंडर्ड लॉट साइज अगर लेना चाहता हूं, तो मुझे कितने लॉट आएंगे? 2.5 लॉट में $500 के ऊपर ले सकता हूँ। लेना है क्या? नहीं लेना है। ये सिर्फ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5 लॉट आप ले सकते हो। वही तो ओके, 2.5 लॉट हम ले सकते हैं, तो $500 में फिर कितने
डॉलर में एक वन लॉट आएगा, कितने डॉलर में वन स्टैंडर्ड लॉट साइज आएगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं $200 में कैसे निकाला ये, तो वन लॉट साइज, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 500 करेंगे तो होगा $200 में आपका वन स्टैंडर्ड लॉट साइज आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से वहां पर 2.5 आया, क्यों 200 200 400 और फिर 100, यानी कि 2 1 2 और आधा, यानी कि 2.5 लॉट साइज हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, वही अगर मैंने आपको बताया था कि मिनी लॉट साइज, तो वो कौन सी होती है, 0.1 0.2 0.3 इस तरह की जो मिनी लॉट साइज होती है, वो अगर हम आगे लॉट साइज में अंडरस्टैंड करेंगे तो वो उसका वैल्यू कितना होता है, $10,000। स्टैंडर्ड का 1 लाख, ये भी अंडरस्टैंड करिए, ध्यान में रखिए, स्टैंडर्ड का 1 लाख, मिनी का 10,000, माइक्रो का 1,000। ठीक है, तो यहाँ पर मिनी लॉट साइज है तो 10,000 डिवाइडेड बाय लिवरेज करेंगे तो वो आता है $20। तो जो भी मिनी लॉट साइज हम लेने वाले हैं तो वो मुझे मिलेगा $20 में। आगे बात करते हैं, अगर हम माइक्रो लॉट साइज की बात करते हैं तो माइक्रो लॉट होता है 0.01, तो 1000 डिवाइडेड बाय 500 तो वो आता है $2 में। यानी कि जब भी मैं छोटे लॉट साइज से ट्रेड करता हूँ और माइक्रो लॉट साइज से, तो वो मुझे आता है $2 में। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें अगर हमारा अकाउंट अगर छोटा है तो हमें क्या करना चाहिए, माइक्रो लॉट साइज से ट्रेड करना चाहिए, और आपका ध्यान मार्जिन के ऊपर भी होना चाहिए कि मेरा मार्जिन कितना यूज हो रहा है। तो मेरा मार्जिन अगर बहुत बड़े लेवल पे यूज हो रहा है तो मुझे दूसरा ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, अगर मैं लेता हूँ तो प्रॉब्लम में आता हूँ। तो उसमें से बाहर होने के लिए आपके पास क्या है, स्टॉप लॉस, सिंपल है। तो वो स्टॉप लॉस आपको लगाना है, जिसको हम कल अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये यहाँ पर इक्विटी मार्जिन एंड फ्री मार्जिन के बारे में मैंने आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड कराया है। अभी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे, जो हमारा मेन चैप्टर रहेगा वो होगा लॉट साइज। ठीक है, तो लॉट साइज क्या होती है इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, कितने प्रकार की लॉट साइज होती है और उसमें हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसका फायदा क्या होता है, लॉस क्या होता है, कितना प्रॉफिट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, कितना लॉस हमें यहाँ पर हो सकता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं लॉट साइज, 4 प्रकार के लॉट साइज होती है जब भी हम ट्रेडिंग करने जाते हैं। तो स्टैंडर्ड लॉट साइज जिसको देखा, अब हम देख रहे हैं, इसको लिखा जाता है 1.0। ठीक है, तो मैं आपको अगेन ये होने के बाद मैं आपको अगेन कहाँ पे लेके जाऊंगा, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर लेके जाऊंगा कि स्टैंडर्ड लॉट साइज कैसे आपको देखना है, कैसे उसको चेंज करना है, कैसे कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड लॉट साइज 1.0। अब ये 1.0 ही होता है क्या, तो नहीं, ये 1.0 हो सकता है, 2 पॉइंट हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10.0 हो सकता है, 100.0 हो सकता है, 200.0 हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, हमारे इक्विटी के ऊपर। मेरी इक्विटी अगर मेरे अकाउंट में $10 लाख है तो फिर मैं यहाँ पर 20 स्टैंडर्ड लॉट साइज भी ले सकता हूँ। उतनी इक्विटी मेरे अकाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई रिस्क लॉट है, आया तो बहुत आएगा, गया तो बहुत जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है मिनी लॉट साइज जो होता है 0.10। तो ये क्या 0.10 तक ही सीमित होता है, तो नहीं, ये 0.1 से लेके 0.9 तक रहेगा। जैसे हम 1 2 3 4 काउंट करते हैं, वैसे 0.1 के बाद 0.1 से लेके 0.9 तक, और 0.9 के बाद क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड लॉट साइज। माइक्रो लॉट साइज जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 0.01, तो ये होता है 0.01 से लेके 0.09 तक, इन बिटवीन भी जो होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से वो होगा। और 0.09 के बाद में ये कन्वर्ट होगा मिनी लॉट साइज में, कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद ना मिनी लॉट साइज ले सकते हैं। नैनो लॉट साइज जो है वो ज्यादा यूज नहीं होती है, लेकिन कि नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी ब्रोकर इसको प्रोवाइड नहीं करता नैनो लॉट साइज की। तो जो मेन 3 लॉट साइज होती है इसी को ज्यादा यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड लॉट साइज, मिनी लॉट साइज और माइक्रो लॉट साइज। फॉरेक्स मार्केट में इसी लॉट साइज के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग की जाती है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। यही लॉट साइज हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर इक्विटी, और इसके साथ में फिर हम ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग गलत ट्रेडिंग करते हैं तो लॉसेस भी होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो सीख कर ही ट्रेडिंग करना है और स्टॉप लॉस कंपलसरी यूज करना है। ठीक है, तो ये हुई हमारी लॉट साइज। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको अगेन लेके जाऊंगा हमारे स्क्रीन के ऊपर, यानी कि एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो ये यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस एप्लीकेशन को देख रहे हैं।
जैसे हम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको शो होता है लॉट साइज, देख रहे हैं आप 1.00, ठीक है, ये हो गया हमारी लॉट साइज। अभी जैसे मैंने आपको बताया तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे जो सेल यानी बाय है, नीचे जो सेल और बाय दिया है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे मैंने इसको क्या कर दिया 1.2.0 कर दिया, तो अभी भी ये सेल और बाय मेरा एक्टिवेट है कि क्यों, क्योंकि मेरे पास में कितने डॉलर है, $10,000 है, ठीक है। अब इसे मैंने यहाँ पर जाता हूँ 3 करता हूँ तो 3.0 अभी भी क्या है वो एक्टिवेट है। अभी मैं इसको करता हूँ 5, अभी भी है, ठीक है। 5 स्टैंडर्ड लॉट साइज मैंने यहाँ पर कर लिया, ये अभी भी मुझे यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, ये हो गया 5 स्टैंडर्ड लॉट साइज, उसको मैं बढ़ा देता हूँ, करता हूँ 50 पॉइंट। अभी इतना बड़ा लॉट साइज मैं नहीं ले सकता क्योंकि उतनी इक्विटी मेरे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसलिए सेल और बाय यहाँ पर डिसेबल हो चुका है। वही अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 10, तो क्या ये 10 ले सकता हूँ, तो ये भी नहीं ले सकता मैं, 10 स्टैंडर्ड लॉट साइज भी नहीं ले सकता मैं, ठीक है। क्योंकि अगर 10 स्टैंडर्ड लॉट साइज अगर मैंने ले लिया तो उतना बड़ा इक्विटी वहां पर यूज हो जाएगा और फिर मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा फिर आगे उसमें से बाहर आने के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे लॉट साइज के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड लॉट साइज की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हम बात करते हैं मिनी लॉट साइज की, वो कौन सा होता है, पॉइंट, ठीक है, जीरो के बाद में क्या होगा, पॉइंट होगा, 0.01, ये हो गया मेरा मिनी लॉट साइज, ठीक है, ये हो गया मेरा मिनी लॉट साइज 0.1। अभी इसके आंकड़े क्या हो गए, चेंज हो सकते हैं, 0.1 हो गया, देन 0.2 हो सकता है, देन 0.9 हो सकता है। 9 के बाद में क्या आता है, स्टैंडर्ड लॉट से आता है, दूसरा कोई लॉट नहीं आएगा। वैसे मैंने माइक्रो लॉट साइज को अगर देखेंगे तो 0.01, ये हो गया मेरा माइक्रो लॉट साइज। अब ये माइक्रो लॉट साइज कैसे हो सकता है, तो 0.01, 02, 03, ये कहां तक जाएगा, 0.9 तक जाएगा, ठीक है। 0.09, 0.09 के बाद में क्या आएगा, वो आएगा 0.1, 0.01 के बाद में आएगा 0.1। तो इस तरह से ये लॉट साइज होती है, ठीक है। ये 3 प्रकार की लॉट साइज ही होती है, इसके अलावा कोई लॉट साइज फॉरेक्स मार्केट में नहीं होती है। इसी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, हमेशा ट्रेडिंग करते हैं। तो चलो इस लॉट साइज को और डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन कौन से लॉट साइज से अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो क्या 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 होता है। तो हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे पहली लॉट साइज जो होती है स्टैंडर्ड लॉट साइज, और वो होती है 1.0। सिर्फ ये 1.0 नहीं होती, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। और इस स्टैंडर्ड लॉट साइज को देखा जाए तो इसको बोला जाता है $1 लाख या 1 लाख यूनिट्स, 1 लाख पॉइंट्स हम क्या कर सकते हैं इस मार्केट में डाल रहे, लेकिन वो कहाँ का डाल रहे हैं, हम मार्जिन मनी से हम यूज कर रहे हैं। इफ योर अकाउंट लिवरेज इज 200 टाइम्स देन यू नीड if your account leverage is 200 times then you need $1 लाख। अभी $1 लाख क्यों लिया, क्योंकि स्टैंडर्ड लॉट साइज डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो वो आता है $500 टू ओपन अ स्टैंडर्ड लॉट साइज। स्टैंडर्ड लॉट साइज ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पर मिलते हैं, अगर मेरा लिवरेज 200 है तो मुझे यहाँ पर चाहिए $500, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लॉट साइज। अभी यहाँ पर अगर और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर मैंने 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज का ही एग्जांपल लिया, अगर यहाँ पर मैंने 2 स्टैंडर्ड लॉट साइज का अगर एग्जांपल लेता तो $2 लाख डिवाइडेड बाय 200 होता, तो वो यहाँ पर होते $1000, यानी कि 2 स्टैंडर्ड लॉट साइज लेने के लिए मेरे जो यूज होते वो $1000 यूज हो जाते, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। अभी इस तरह का ट्रेड अगर मैं लेता हूँ स्टैंडर्ड लॉट साइज से तो क्या होगा, तो यहाँ पर जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम ट्रेडिंग जो या फिर हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो उसको हम कैलकुलेट करते हैं पिप में, ठीक है। पिप का मतलब आप पॉइंट समझ सकते हैं, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि मार्केट 10 पॉइंट ऊपर गया, 20 पॉइंट नीचे आया, वैसे भी आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए कि कितना पॉइंट मार्केट ऊपर गया, कितना पिप। पिप का ये पिप जो होता है ये सिर्फ फॉरेक्स में यूज किया जाता है, वर्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर हम शेयर मार्केट में जाता है तो वहां पर पॉइंट यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर सेम ही कोई डिफरेंस नहीं रहेगा कि आप देख सकते हैं कि 10 पिप्स अप और डाउन। तो स्टैंडर्ड लॉट साइज में जब भी हम ट्रेड करते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज के साथ, तो यहाँ पर जो पॉइंट होता है या फिर जो पिप होता है उसकी वैल्यू होती है $10। अभी ये हमेशा $10 ही रहेगा कि नहीं कि अलग हो जाएगा कि चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू करेंसी पेयर्स। जो भी करेंसी पेयर्स आपके पास में है, यानी कि जो डैशबोर्ड में हम देखते हैं
तो वो करेंसी पेयर्स के अकॉर्डिंग कभी ये $8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू करेंसी पेयर्स ये वेरी करेगा, वेरिएबल रहेगा। तो 1 पिप इज इक्वल टू $10 और 10 पिप्स की वैल्यू देखेंगे तो मार्केट, अगर हम एग्जांपल लेते, अगर हम यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं, इसकी प्राइस यहाँ पर लिखी है 1.1010 से लेके ये जाता है 1.1020, यानी कि 10 पिप ये मार्केट ऊपर गया तो हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो वन स्टैंडर्ड लॉट साइज अगर हम करेंगे तो 10 पिप्स का हमें प्रॉफिट यहाँ पर हो सकता है $100, ठीक है, सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर गया। वही अगर स्टैंडर्ड लॉट साइज 2 होगा तो $200 मिलेंगे, 3 होगा तो $300 मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये हायर रिस्क की ट्रेड हो गया, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर ये हमारे फेवर में जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाता है तो जितना प्रॉफिट आप यहाँ पर देख रहे हो उतना लॉस भी आपको होगा, ठीक है। इसीलिए आपका अकाउंट अगर छोटा है तो बड़ा लॉट साइज यूज नहीं करना है। तो ये होती है स्टैंडर्ड लॉट साइज। अभी हम बात करते हैं इसकी मिनी लॉट साइज की। मिनी लॉट साइज इज इक्वल टू, जैसे हमने देखा था 0.1 से लेके 0.9 तक होता है। और मिनी लॉट साइज जब भी हम यूज करते हैं तो हम वहां पर मार्जिन बैलेंस में से $10,000 यूज करते हैं, ठीक है। If your account leverage is 200 times, then you need 10,000 divided by 200 करेंगे तो वो होता है $50। अगर यहाँ पर हम लीवरेज चेंज कर देते हैं, जो हमारा लीवरेज है 400, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 400 करेंगे तो वो कितना आएगा, $25 एक मिनी लॉट साइज ओपन करने के लिए आपको लगने वाले हैं। तो ये हो गया मिनी लॉट साइज। ओके, अभी इसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका प्रॉफिट क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 पिप यानी कि 1 पॉइंट देख सकते हैं, 1 पिप इज इक्वल टू $1। स्टैंडर्ड लॉट साइज में हमने देखा था $10 और यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 पिप इज इक्वल टू $1। एग्जाम्पल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 1.1010 से लेके 1.1020 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 पिप ही मार्केट ऊपर गया है, तब भी हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो सकता है। अभी 0.1 लॉट साइज से $10। एग्जाम्पल स्टैंडर्ड लॉट साइज में सेम था, सिर्फ लॉट साइज चेंज हो गई थी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ चुका था। अभी यहाँ पर कम हो गया क्योंकि हमने छोटा लॉट साइज लिया, मिनी लॉट साइज लिया। अगर वही 0.2 लॉट होगा तो कितना होगा, $20 और 0.3 लॉट होगा तो $30। इस तरह से हमें ये मिनी लॉट साइज प्रॉफिट या लॉस दे सकता है। तो अगर ये अपोजिट में जाएगा तो $10 लॉस होगा और प्रॉफिट में जाता है तो $10 प्रॉफिट में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मिनी लॉट साइज। तीसरा होता है माइक्रो लॉट साइज। माइक्रो लॉट साइज 0.01 और ये होता है 0.09 तक। माइक्रो लॉट साइज को देखेंगे तो यहाँ पर हम $1,000 1000 यूनिट्स को यूज करते हैं। इफ योर अकाउंट लिवरेज इज 200 टाइम्स देन यू नीड 1000 डिवाइडेड बाय 200 करते हैं तो वो होता है $5। यानी कि माइक्रो लॉट साइज का ट्रेड लेने के लिए मुझे यहाँ पर लगते हैं $5। वही अगर 400 लिवरेज रहेगा तो $2.5 और 100 रहेगा तो कितना आएगा, $100। इस तरह से आपको क्या करना है, ये चेक करना है माइक्रो लॉट साइज क्या होती है। अभी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से अंडरस्टैंड करते हैं कि कितना प्रॉफिट हो सकता है। एग्जाम्पल अगेन सेम है, कोई चेंजेस नहीं एग्जाम्पल में, लॉट साइज चेंज हो चुकी है। ऊपर देख सकते हैं पिप की वैल्यू अभी बन चुकी है 10 सेंट, जो कि स्टैंडर्ड में 10 थी, मिनी में कितना था, $1 था, और अभी यहाँ पर माइक्रो में 10 सेंट बना है। तो अगर अगेन मार्केट 10 पिप्स ऊपर या नीचे जाता है तो अगर 0.0 लॉट साइज है तो यहाँ पर 10 पिप्स के ऊपर मुझे मिलेंगे $1। वही अगर लॉट साइज 0.02 है तो $2, 0.03 है तो $3, 0.05 है तो $5। 10 पिप्स के ऊपर इस तरह से मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की लॉट साइज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है। स्टैंडर्ड लॉट साइज 1 पिप इज इक्वल टू $10, मिनी लॉट साइज 1 पिप इज इक्वल टू $1 और माइक्रो लॉट साइज 1 पिप इज इक्वल टू 10 सेंट। इस तरह से ये स्टैंडर्ड लॉट साइज को आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो आई होप ये लॉट साइज आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली लॉट साइज होती क्या है। अभी हम लास्ट सेशन, लास्ट चैप्टर हम यहाँ पर अटेंड करने वाले और वो होता है पिप्स एंड पिपेट्स, ठीक है। तो ये लास्ट हमारा चैप्टर रहेगा और ये बहुत छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज पिप एंड पिपेट्स इन फॉरेक्स।
ओके, तो व्हाट इज पिप्स इन फॉरेक्स? जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि पिप होता क्या है, बहुत सारे लोगों को ये अंडरस्टैंड नहीं होता कि पिप का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि जो हम पिप की बात कर रहे हैं, पिप इज अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट मेजरिंग अ चेंज ऑफ करेंसी पेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट, बोथ गेन एंड लॉसेस। दोनों तरफ ये जा सकता है, प्रॉफिट भी आ सकता है, मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। Forex traders typically use a pips to calculate the profit and losses when dealing with forex trading transactions. A pip also known as a point in currency trading, मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया कि हम पॉइंट भी बोल सकते हैं कि 10 पॉइंट ऊपर गया, 10 पॉइंट्स नीचे आया, इस तरह से आप बोल सकते हैं। पिप का मतलब होता है पॉइंट इन परसेंटेज। अभी इतने डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ करेंसी पेयर्स इन फॉरेक्स। अभी ये करेंसी पेयर्स और टू टाइप, ये एग्जैक्टली क्या है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स और 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स, मतलब क्या? तो अगेन मुझे आपको लेके जाना पड़ेगा इसके ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि हमारे MT5 के ऊपर। तो यहाँ पर हम वो अंडरस्टैंड कर लेते कि ये एग्जैक्टली 2 डेसिमल और 4 डेसिमल क्या है। तो हम जाते हैं कोड्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड्स, यहाँ पर हम सारी करेंसीज को देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स को, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। 4 डेसिमल करेंसी में हम देख सकते हैं कि यूरो यूएसडी का जो प्राइस है वो है 1.0331। ऊपर वाला छोटा जो है वो पिपेक्स है, जिसको हम आगे अंडरस्टैंड करने वाले। तो यहाँ पर क्या है 1.0331। तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट आते हैं? यहाँ पर पॉइंट के बाद में आते हैं 4 डिजिट। कौन कौन से? 0330, ये 4 डिजिट है। वैसे ही जीबीपी यूएसडी में जाएंगे तो पॉइंट के बाद में 1779, ये 4 डिजिट है। यूएसडी सीएचएफ में जाएंगे तो पॉइंट के बाद में 9439। यूएसडी जेपीवाई में पॉइंट के बाद में 2 ही डिजिट है, जिसको हम बोलते हैं 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स। यूएसडी सीएचएन बाकी के आप देखेंगे तो यूएसडी रब, चलो ये तो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स है। एफडी यूएसडी में पॉइंट के बाद में 4, एनएसजेड यूएसडी में पॉइंट के बाद में 4, यूएसडी कैड में भी पॉइंट के बाद में 4। तो मैक्सिमम करेंसी पेयर्स यहाँ पर क्या है? 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स है, जहां पर पॉइंट के बाद में 4 डिजिट आते हैं। और वही अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करेंगे तो पॉइंट के बाद में 2 आते हैं, यानी कि 140.29। ठीक है, ये क्या है? 2 ही डिजिट हो गए। वही और एक डिजिट हम यहाँ पर ऐड करते हैं और वो होता है हमारा मेटल, यानी कि हम बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड की या फिर सिल्वर की। ठीक है, इधर गया सिल्वर। ठीक है, सिल्वर। तो अब देखो, अभी अभी जो मैंने जो करेंसी ऐड किया है, मैंने गोल्ड ऐड किया 1772.84 85 जो भी है। तो पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है। XAU AUD यानी कि क्या हो गया? ओके, वो ऑस्ट्रेलियन हो गया, लेकिन फिर भी पॉइंट के बाद में ही 2 डिजिट है। और नीचे सिल्वर XAG USD, अगेन पॉइंट के बाद में 2 डिजिट। तो ऑल जेपीवाई एंड मेटल, ये जो करेंसी पेयर्स है वो रहती है 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स, और बाकी की जितनी भी करेंसी पेयर्स है वो है 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स। तो इसके माध्यम से आप, आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि 4 डेसिमल और 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स कौन सी होती है। ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ पर वापस आपको बता दूंगा। तो 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स देखो, पॉइंट के बाद में 4 डिजिट। तो इस तरह से आपको चेक करना है। ठीक है, और ये मैक्सिमम पेयर्स आर 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, तो 4 डेसिमल करेंसी पेयर्स का 1.0660। ठीक है, तो और 1.0665। तो ये 5 क्या है? ये 5 हो गया पिप। देन वी कैन से द प्राइस इज अप और डाउन बाय 5 पिप, क्योंकि 60 से 65 हो गया तो 5 का डिफरेंस है। ठीक है, इस तरह से 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स हमने ऑलरेडी बात किया। ऑल जेपीवाई एंड मेटल आर पेयर्स आर 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स। इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते कि कैसे 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ कि 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स कैसे होता है। इसके ऊपर हमारे जो चैनल है, सॉरी MT5 का जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मैंने आपको दिखाया, गोल्ड दिखाया था। और जेपीवाई करेंसी पेयर्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन हमारी MT5 एप्लीकेशन के ऊपर हम जा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, जेपीवाई के कुछ करेंसी पेयर्स मुझे यहाँ पर ऐड करनी है।
तो यहाँ पर मैं डालूंगा जेपीवाई। ये कैसे ऐड करना है हम ये सारी चीजें कल अंडरस्टैंड करने वाले। तो जितनी भी जेपीवाई है मैंने सबको ऐड कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं वापस, जितनी भी जेपीवाई करेंसी पेयर्स है उसको देखो आप, पॉइंट के बाद में क्या है, 2 डिजिट ही है। अभी ये जो एक्सोटिक करेंसी पेयर्स है इसको छोड़ दो, ये जो MXN जेपीवाई है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन नॉर्मल जो मेजर करेंसी पेयर्स के साथ में आती है, तो देखो 0.15 NHZ जेपीवाई, 0.76 यूरो जेपीवाई, 83, 02, 43, 52, 13, इस तरह से ये क्या है, सारी की सारी 2 डेसिमल करेंसी पेयर्स है, ठीक है। आई होप ये आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके ऊपर आप जितनी भी करेंसी पेयर्स आप देख रहे हो सबके ऊपर एक छोटा सा डिजिट शो होता है और जो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सभी के ऊपर ये अवेलेबल है, जितनी भी करेंसी पेयर्स हम देखते हैं। तो ये हो गया पिपेट्स। तो ये पिपेट्स रन होता है 0 से लेके 9 तक। जैसे ही 9 आ जाएगा, जैसे अभी देखो 30 है तो ऊपर 9 है, तो जैसे ये अभी 9 खत्म हो गया तो 31 हो गया, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, चेंज होता रहता है हमेशा, और ये होता है 0 से लेके 9 तक। हर करेंसी पेयर्स में ये होता है, भले कौन सी भी करेंसी पेयर्स हो। वो होता नहीं है सिर्फ और सिर्फ कहां पर, मेटल्स के टाइम पे, ये वहां पर आपको शो नहीं होगा। जैसे मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में आप देख सकते हो ये नहीं है। गोल्ड कहां पर है, तो ये गोल्ड है हमारा, ठीक है, 1773.14। उसके ऊपर कोई छोटा सा पार्ट, छोटा सा ये डिजिट नहीं है, या फिर XAU AUD पे नहीं है, XAU USD में, सिल्वर में ये अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन गोल्ड में ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हम गोल्ड में ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। तो जहां पर ये अवेलेबल नहीं है वहां पर हम देखेंगे तो ये जो 15 है, 15 का जो आंकड़ा है वो है खुद पिपेट्स, ठीक है। और ये रन होता है गोल्ड में 0 से लेके 99 तक। जैसे ही ये 99 हो जाएगा उसके बाद में ये 73 का 74 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 पिपेट्स होते हैं, और 100 पिपेट्स का मतलब होता है 10 पिप्स। क्योंकि जितनी भी करेंसी पेयर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो AUD USD को देखो तो जो 9 के बाद में आंकड़ा चेंज होता है, यानी कि वो होता है पिप। पिपेट्स 0 से 9, अगर ये पिपेट्स है तो उसके बाद ये जो 9 है वो है पिप है वो। तो वो कितना हो गया, 0 से 9 हो गया 1 पिप। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 100 पिप की, तो 100 पिप का मतलब होता है 10, 100 पिपेट्स का मतलब होता है 10 पिप। तो गोल्ड में ही सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, बाकी किसी करेंसी पेयर्स में आपको नहीं दिखेगा। करेंसी पेयर्स की बात कर रहा हूं तो वो वहां पर नहीं दिखेगा। बाकी इंडाइसेस में तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इस तरह से ये आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप मैंने आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी है, आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा। और जितने भी नए लोग हैं इस सारी चीजों को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ रहे या फिर अभी भी कुछ डाउट है तो आप वीडियोस को देख सकते हैं, और यहाँ पर अभी आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, जिन्होंने ये पहली बार अटेंड किया है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। सर आपका माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था